वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 151 से लेकर 160 तक। इसी के साथ हम 150 चैप्टर्स के पार निकल चुके हैं। कहानी अब जिस फ्लो में है वहां लूमियन के सामने आने वाली चुनौतियां और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही हैं। इन 10 चैप्टर्स में भी आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप डेली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपकी अटेंडेंस मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। अध्याय 151 प्रलोभन। टर्मीबोरोस की कड़ती आवाज लूमियन के दिमाग में गूंजी। हाँ, लूमियन के मुंह से हंसी का एक फव्वारा फूटा। उसके शब्दों में कटाक्ष भरा था। जब उसने पलटवार किया तो औरोर और पूरा गांव सिर्फ इसलिए खत्म कर दिए गए ताकि तुम इस धरती पर कदम रख सको। मैं तुम्हारी बेड़ियां तोड़ने में तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर तुम एक बूंद के साथ एंजल में बदल जाते तो मैं उस रिचुअल के जरिए तुम्हारी एबिलिटीज बार बार छीन सकता था, जो मैंने अभी किया है उस महान हस्ती की चौकस नजरों के नीचे। जब तक जाहिर है मैं खुद इनएविटेबिलिटी पाथवे के एंजेलिक स्टेटस का आनंद न लेने लगूं। फिर मैं औरोर में जान फूंक सकता हूं और कॉर्डू की तबाही से पहले सबको वापस ला सकता हूं। तब तुम कितने दयनीय लगोगे। अगर तुम्हारे पास सही बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है तो मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक मैं हंटर पाथवे के एंजल के रूप में असेंड न कर जाऊं, तुम्हारी इनएविटेबिलिटी स्किल्स के बराबर ताकत हासिल कर लूं। एक बार जब मेरी सेना काफी बड़ी हो जाएगी तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें कुचल दूंगा, तुम्हें अपने अधीन करूंगा और तुम्हें औरोर को जिंदा करने पर मजबूर करूंगा। धत तेरे की, शायद मैं खुद ही ये कर पाऊं। मैं तुम्हें समय के अंत तक अनंत यातना झेलने के लिए मजबूर करूंगा। मुझे कभी इनएविटेबिलिटी पाथवे के बून का शौक नहीं था, लेकिन अब जब मुझे पता है कि रिचुअल तुम्हारे डिसेंट के लिए था तो मैं तुम्हारी सारी ताकत और गर्व को सोखने के विचार से ही उत्साहित हूँ। लूमियन जितना ज्यादा बड़बड़ाया उसका एड्रेनलिन उतना ही बढ़ गया। उसका प्रोवोकर पोशन एक लेवल और डाइजेस्ट होता हुआ महसूस हुआ। टर्मीबोरोस की आवाज डरावनी हद तक स्थिर थी। लूमियन के चिल्लाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ब्रह्मांड में बियॉन्डर्स का काफी सामना किया है और मैंने भगवान के स्पर्श से धन्य नस्लों की सेनाएं देखी हैं। उनमें से अधिकांश डिविनिटी की दहलीज पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अतिरिक्त कदम उनके शारीरिक और मानसिक अस्तित्व को मिटा देगा। गॉडहुड की खोज खतरों से भरी है। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम सच में एक एंजल में विकसित हो सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ मामूली संभावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहना कि एंजल लेवल तक पहुंचने का काम 10 लाख या 10 करोड़ में से एक मौका है, इस काम की विशालता को बताना शुरू भी नहीं करता। अगर तुम बियॉन्डर रास्ते पर मर जाते हो तो औरोर ली का भी वही हाल होगा। तुम्हें बांधने वाली सील अपने आप घुल जाएगी, जिससे मैं अपनी मुसीबत से आजाद हो जाऊंगा। लूमियन ने अपना सिर पीछे झुकाया और हंसा। उसकी हंसी क्वारी की गुफा जैसी दीवारों से टकराकर वापस आई, जिससे भूमिगत सन्नाटा और भारीपन और भी डरावना हो गया। तो तुम शांति से बैठकर मेरे मरने का इंतजार क्यों नहीं करते? लूमियन ने कार्बाइड लैंप उठाया और क्वारी केव से बाहर निकल गया। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या साजिश रच रहे हो या तुम्हारा अंत खेल क्या है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम संत हो या पापी। मुझे बस इतना पता है कि औरोर और कॉर्डू गांव का हर इंसान तुम्हारी वजह से मरा है। वो एक पल के लिए रुका। उसका चेहरा एक पागलपन भरी मुस्कान में बदल गया। किसी को तो इसकी कीमत चुकानी होगी, गियोम बेने, तुम, और यहाँ तक कि तुम्हारा वो तथाकथित भगवान भी। टर्मीबोरोस शांत हो गया। वो गूंजती आवाज जिसने लूमियन के दिमाग, दिल, खून, हड्डियों और रोम रोम को भर दिया था, पूरी तरह गायब हो गई। फू। लूमियन ने एक गहरी सांस ली, कार्बाइड लैंप को कसकर पकड़ा और पिच ब्लैक अंडरग्राउंड रास्ते पर आगे बढ़ा। बातचीत छोटी होने के बावजूद इसने उसे थका दिया था, और उस विशालकाय चीज का मुकाबला करना जो क्रिम्सन पहाड़ के ऊपर थी, उसके भरोसे के लायक था। विचारों के भंवर में खोया हुआ, हाथ में लैंप लिए, लूमियन ने एक गली के नाम से पहचाने जाने वाले लेवल पर वापस जाने का रास्ता खोजा, अपनी हंटर इंट्यूशन और याददाश्त का फायदा उठाते हुए। उसने दबी हुई आवाज में चिल्लाने की कोशिश की, टर्मीबोरोस। कोई जवाब नहीं आया। लूमियन ये पूछना चाहता था कि क्या वो एंजल जो उसके अंदर कैद था, उसे कॉर्डू की घटनाओं के बारे में पता था। गहराई से सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि टर्मीबोरोस शायद अंधेरे में ही रहा होगा। टर्मीबोरोस केवल रिचुअल के अंत में कैद होने से पहले कॉर्डू में प्रकट हुआ था। वो उलझी हुई बारीकियों से बेखबर था। फू। लूमियन ने अपनी वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए एक आह भरी। उसका प्रोवोकर पोषण और अधिक डाइजेस्ट हो गया था। ये क्रिया के एक नए सिद्धांत को अपने अंदर समाहित करने जैसा था। क्या किसी सुपीरियर एंटिटी को उकसाना प्रोवोकर पोषण के डाइजेशन को तेज कर सकता है?
हाँ, ये इनेविटेबिलिटी डोमेन के भीतर एक उच्च पदस्थ एंटिटी है। एक तरह से यह भाग्य का इशारा है। ये मेरे द्वारा निकाले गए सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, लूमियन ने मुस्कुराते हुए सोचा। अगर टर्मीबोरोस की खामोशी न होती तो वो उसे दिन में 3 बार घड़ी के भोजन की तरह उकसाता रहता। इस बारे में सोचते हुए लूमियन को लगा कि एक एंजल को उकसाकर पोषण के इस छोटे से हिस्से को डाइजेस्ट करना कोई फायदे का सौदा नहीं था। उसने 2 कारणों का अनुमान लगाया। पहला, टर्मीबोरोस सील था और अपेक्षाकृत कम खतरा पैदा करता था। दूसरा, टर्मीबोरोस वास्तव में उकसाया नहीं गया था। अपना सिर हिलाते हुए लूमियन ने अपने विचारों पर लगाम लगाई और उन मामलों को किनारे रख दिया जिनके समाधान उसे नहीं मिल रहे थे। उसने अपने कदम वापस रू अनार्की की ओर बढ़ाए और सतह की ओर पत्थर की सीढ़ियां चढ़ गया। कार्बाइड लैंप बुझाकर और ओबर्ज डू कॉक डोर लौटकर लूमियन ने तुरंत देखा कि चार्ली बाहर की सीढ़ियों पर बैठा था। चार्ली सिगरेट पी रहा था, एक उदास चेहरे के साथ भूरे सफेद आसमान को ताक रहा था। क्या बात है? लूमियन चार्ली के पास बैठ गया। चार्ली ने एक लंबी सांस ली। मिस ईथन्स चली गई हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? लूमियन ने पूछा। उसकी मुस्कान अटल थी। चार्ली हकलाया, स्वीकार करने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। हाँ, वाकई है। यहाँ के बहुत से लोग उसे और उसके कारनामों को जानते हैं। उफ! लूमियन ने अपनी जुबान से आवाज निकाली और खड़ा हो गया। विस्की सावर बेचने वाले के पास जाकर 5 कॉपेट्स के तांबे के सिक्के दिए। ½ लीटर एप्पल विस्की सावर। विक्रेता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समझ गया। उसने लूमियन को शराब की मांगी गई मात्रा से ज्यादा परोस दी। लूमियन की भौहें उठीं, लेकिन उसने सवाल करने से परहेज किया। वो वापस चार्ली के पास गया, अपनी सीट ली और लापरवाही से कहा, ऐसा लगता है कि विस्की सावर वाला मुझे पहचानता है। चार्ली हंसा। उसे शायद पता होगा कि तुम सवॉय गैंग के साथ हो। नहीं, सवॉय मॉब। लूमियन ने अपनी विस्की सावर की चुस्की ली, पूछा, उसे कैसे पता चला? चार्ली ने अपना गला साफ किया। कल रात मिस ईथन्स को खबर देने के बाद मैं ड्रिंक के लिए अंडरग्राउंड बार गया था और वहां मैंने सवॉय मॉब में तुम्हारी एंट्री और ऑबर्ज डू कॉक डोर पर तुम्हारे कब्जे का जिक्र किया था। लूमियन के दिमाग में एक साफ तस्वीर कौंधी। चार्ली हाथ में बियर लिए एक छोटी गोल मेज पर चढ़ रहा है और अपने हाथों को हिलाते हुए चिल्ला रहा है। देवियों और सज्जनों, मेरी बात सुने। आप आज मोटेल में गिरे उस बम पर विश्वास नहीं करेंगे। सीएल, जो हमारे रूम 207 का निवासी है, अब सवॉय मॉब के लिए फैसले ले रहा है और उसने पॉइजन स्पर मॉब को भागने पर मजबूर कर दिया है। एक लंबी आह के साथ लूमियन चार्ली की ओर मुड़ा और मजाक में कहा, तुम बस इस बात से डरे हुए हो कि पुलिस मेरे दरवाजे पर दस्तक न दे, है ना? लूमियन की बातें सुनकर चार्ली की हड्डियां कांप गईं। तो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं चाहते कि सवॉय मॉब में तुम्हारे शामिल होने की खबर फैले? चार्ली ने सवॉय मॉब, पॉइजन स्पर मॉब और बाकी सबके नेताओं को देखा था। उनके नाम रू अनर्ची के मार्केट इलाके में वजन रखते थे। फिर भी वे जितने कुख्यात थे, कानून उन्हें कभी नहीं छू पाता था। लूमियन ने अपनी विस्की सावर का एक धीरे से घूंट लिया, उसकी मुस्कान वापस आ गई। ये ठीक है, बस बोलने से पहले 2 बार सोचो, बस इतना ही। भले ही लूमियन ने सवॉय मॉब में इन्फिल्ट्रेट कर लिया था, लेकिन वो अभी नेता होने का दावा करने से बहुत दूर था। उसे मॉब के गहरे रहस्यों की जानकारी नहीं थी, उसके पास गुंडों की कोई टीम नहीं थी और उसके पास दिखाने के लिए बस वो खस्ताहाल जगह थी जिसे वे ऑबर्ज डू कॉक डोर कहते थे। इसलिए लूमियन की नजरें बदनामी के तेज रास्ते पर टिकी थीं। वो मॉब की सीढ़ी चढ़ने और मिस्टर के मिशन को पूरा करने के लिए उत्सुक था। एक ऐसा मिशन जिसमें मिस्टर के का भरोसा और साथ हासिल करना शामिल था और अंत में उनके पीछे के ऑर्गेनाइजेशन में जगह बनाना। ये सब मैडम मैजिशियन द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के लिए था। इस पूरी चीज में कुछ गड़बड़ है, लूमियन ने अपनी बाईं हथेली से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। चार्ली, जो उसके पास खड़ा था, उसने झिझकते हुए पूछा, मुझे आखिर किस बारे में चुप रहना चाहिए? उसके मन में कुछ अंदेशे थे, लेकिन वो हर बात का ध्यान रखकर कानून तोड़ने वाले लूमियन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जब लूमियन चार्ली की ओर मुड़ा तो उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। सुजाना मत्तीसे से जुड़ी किसी भी चीज पर चर्चा करने से बचो। इसमें उसे दी गई धमकियों का कोई भी जिक्र शामिल है, या वो समय जब मैंने तुमसे बात करने के लिए पुलिस स्टेशन में घुसने के लिए एक लॉयर का रूप धारण किया था। उसका इरादा चार्ली को इस बारे में चेतावनी देने का था, लेकिन उसे सही समय नहीं मिला था। चार्ली साफ तौर पर रिलैक्स महसूस करने लगा। तुम्हें पता है, मैं बार में लड़कों को उस समय के बारे में बताने की सोच रहा था जब हमने विल्सन को उस मोटेल से बाहर खदेड़ा था। चार्ली का नंबर 1 शौक भीड़ को अपने कारनामों की कहानियां सुनाना था। लेकिन चार्ली की बातों पर लूमियन की आंखें तूफानी हो गईं। उसके मन ने उसे बताया कि चार्ली किसी छोटी मुसीबत में फंसने वाला है, लेकिन ये जानलेवा नहीं होगा। थियोरी में इसका सुजाना मैटिस से कोई लेना देना नहीं है। लूमियन ने दुर्भाग्य की भावना पर विचार किया।
उसे एहसास हुआ कि जब तक कोई बहुत ज्यादा बदकिस्मत या खुशकिस्मत ना हो, उसे अपनी इंट्यूशन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सामान्य किस्मत को समझने के लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। ये हंटर की खतरे की समझ जैसा नहीं था। ये हमेशा पैसिव तरीके से सक्रिय नहीं रहता था। चार्ली की आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी। उसने लूमियन की ओर मुड़कर पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? लूमियन ने उपहास किया, शायद तुम्हें पास के इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि तुम एक बुरे दौर से गुजरने वाले हो। किस तरह का बुरा दौर? चार्ली ने पूछा। जब लूमियन ने कहा कि उसे बस एक अंदेशा है, तो चार्ली ने राहत की सांस ली। तब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हारी भविष्यवाणी गलत निकले, लूमियन ने जवाब दिया। इसके विपरीत मैं इससे ज्यादा निश्चित नहीं हो सकता। लूमियन उठने ही वाला था कि उसने एक दुबले कुत्ते को ऑबर्ज डू कॉक डोर की ओर रेंगते हुए देखा। वो आगे झपटा और कुत्ते की गर्दन को जमीन पर दबा दिया। अपने खाली हाथ से उसने ट्यूलिप पाउडर की एक छोटी शीशी निकाली और उसकी सामग्री अपनी जेब में खाली कर दी। फिर उसने कुत्ते की लार इकट्ठा कर ली। जल्द ही उसके पास 5 मिलीलीटर लार थी। उसने अपनी पकड़ छोड़ी और खड़ा हो गया। कुत्ता कराहते हुए अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर भाग गया। चार्ली दंग रह गया। उसे औरोर ली की एक पंक्ति याद आई। वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी कुत्ते को लात मार देता था। लूमियन अपनी विस्की सावर खत्म करके मोटेल की ओर चल दिया। जैसे ही वो फ्रंट डेस्क से गुजरा, मैडम फेल्स ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सियल। लूमियन ने पूछा कि क्या मिस्टर आइव का कोई पता चला है। मैडम फेल्स ने बताया कि वो कंजूस आदमी अभी तक नहीं दिखा है। उसे लगा कि लूमियन मिस्टर ईव को धमकी दे रहा है, इसलिए उसने कहा कि वो उसे मैसेज दे देगी। लूमियन अपने कमरे में गया और ट्यूलिप पाउडर के कंटेनर तैयार करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक 40 साल का आदमी फिट्स वहां खड़ा था। उसने बताया कि वो एक दिवालिया व्यापारी है, जिसे एक जालसाज टिमन्स ने लूट लिया है। फिट्स ने लूमियन को 50% हिस्सा देने का वादा किया अगर वो उसके 100,000 वर्ल्ड ईयर वापस दिला दे। लूमियन ने जब पूछा कि वो पॉइजन स्पर मॉब के पास क्यों नहीं गया, तो फिट्स ने बताया कि मार्गोट ने हाथ खड़े कर दिए थे, भले ही टिमन्स का डांस हॉल खूब पैसा कमा रहा था। लूमियन ने इस मामले को देखने का आश्वासन दिया। फिट्स के जाने के बाद लूमियन को एहसास हुआ कि उसकी स्पिरिचुअलिटी काफी हद तक रिकवर हो गई थी। रिकवर हुई मात्रा उसकी ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी से कहीं अधिक थी। ऑर्म्स मंक ने उसकी स्पिरिचुअलिटी को एक बड़ा बूस्ट दिया था, जिससे अब वो सीक्वेंस 8 में दूसरे पाथवेज का मुकाबला कर सकता था। उसे विस्की सावर पीते समय महसूस हुए एक अजीब एहसास की याद आई। अगर वो गरीबी में रहने, सेल्फ रिस्ट्रेंट का अभ्यास करने, शराब से परहेज करने और एक एसेटिक मंक की तरह भीख मांगने का रास्ता चुनता, तो उसकी रिचुअल स्पेल्स की सफलता की संभावना बढ़ जाती। फिर भी लूमियन का उस रास्ते पर चलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोकर बेस्टोवर की एक छवि मात्र बनकर रह जाएगा। अपने विचारों को झटकते हुए वो कमरे से बाहर निकला और सीधे साल्दबाल ब्रीज की ओर चल दिया। उसका अगला कदम सवॉय मॉब की मदद से प्रोफेसी स्पेल के लिए बाकी मटेरियल्स और सही कंटेनर्स इकट्ठा करना था। उसे अपने पास मौजूद हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना था। चैप्टर 152 यहाँ समाप्त होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला चैप्टर? अध्याय 153 अजीब नियम। साल्दबाल ब्रीज में सफेद ग्लोब शेप स्टैचू के सामने खड़े होकर, जो अनगिनत खोपड़ियों का एक झुंड था, लूमियन रुक गया। उसकी आंखों ने इंटिस इंस्क्रिप्शन को स्कैन किया। वे यहाँ सोते हैं, खुशी और उम्मीद के आने का इंतजार कर रहे हैं। स्टैच्यू से अपनी नजरें हटाकर वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। 2 गुंडों ने, जो साफ सफेद शर्ट और डार्क ओवरकोट पहने हुए थे, अपनी एड़ियों पर घूमकर उसका सामना किया। गुड मॉर्निंग सीएल। वे इस नए आए लड़के के बारे में फुसफुसाहटों से भरे हुए थे, जिसने कथित तौर पर मार्गोट को मार दिया था और विल्सन को घायल कर दिया था, वो भी कुछ ही दिनों के भीतर। ये कोई राज नहीं था कि उसे सवॉय मॉब में शामिल कर लिया गया है। गुड मॉर्निंग मेरे पत्ता गोभी, माई कैबेजेस, लूमियन ने पलटकर जवाब दिया। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने डरीज का पसंदीदा जुमला इस्तेमाल किया था। साल्दबाल ब्रीज अभी जाग ही रहा था। वेटिंग स्टाफ शांति और फुर्ती के साथ कुर्सियां लगा रहे थे और फर्श साफ कर रहे थे। लूमियन का इरादा लुइस को खोजने का था, जो एक जाना पहचाना चेहरा था। ऐसी छोटी बातों के लिए बैरन ब्रिग्नेस को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहां बार पर बैठे हुए उसे मैक्सिम दिखा, वही जिसने उसका पीछा किया था। मैक्सिम, जो अभी भी अपनी ट्रेडमार्क टोपी पहने हुए था, राय बियर का एक पिंट पी रहा था। लूमियन के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई जब वो टहलते हुए वहां पहुंचा। किसी की मौजूदगी को पास महसूस करते हुए मैक्सिम ने अपनी आदत के अनुसार एक तिरछी नजर डाली। वो एकदम जड़ हो गया, जैसे उस पर अचानक पाला पड़ गया हो। अगले ही पल वो अपने स्टूल से उछलकर लूमियन की ओर घूमा और एक चापलूसी भरी मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। गुड मॉर्निंग सीएल।
उसने भी सीएल द्वारा मार्गोट की हत्या और विल्सन को होटल की चौथी मंजिल से नीचे फेंकने की अफवाहें सुन ली थीं। उसे राहत महसूस हुई। सितारों का शुक्र है कि जब वो सीएल का पीछा करते हुए पकड़ा गया था, तब उसने अपनी किस्मत को ज्यादा नहीं आजमाया। सीएल के हिंसा के प्रति लगाव को देखते हुए वो आसानी से ट्रायर के किसी अंडरग्राउंड अंधेरे कोने में चूहों का खाना बन सकता था। ये आदमी एक असली किलिंग मशीन था। कोई मलाल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। लुमियन मुस्कुराया। सिर्फ सीएल कहना सुनने में सम्मानजनक नहीं लगता, है ना? मैक्सिम को घबराया हुआ देखकर लुमियन ने आगे कहा, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम्हारे मुंह से बैरन सील कब सुनने को मिलेगा। ये एक मजाक था, हाँ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा का एक हल्का इशारा भी सवॉय मॉब की लीडरशिप के रैंक तक पहुंचना, और वो भी जल्द से जल्द। उसके अंदर के ख्याल कुछ और ही कह रहे थे। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हें अभी बैरन कह दूं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बैरन कोई असली बैरन नहीं है, बल्कि खुद को घोषित किया हुआ है। लुमियन ने बार पर एक स्टूल लिया और अपने बगल वाले स्टूल को थपथपाया। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैक्सिम ने तुरंत बात मानी और अपने सामने रखी राई बियर की ओर इशारा किया। एक ड्रिंक लेंगे? मेरे लिए रेंजर लाओ, प्लीज, लुमियन ने बिना देर किए जवाब दिया। एक रेंजर संतरे और अनार की बियर का एक खट्टा मिश्रण, जिसकी कीमत राई बियर से 2 लिक्स ज्यादा थी। हालांकि इससे उसकी जेब पर भारी पड़ रहा था, फिर भी मैक्सिम ने बारटेंडर की ओर चिल्लाकर कहा, एक गिलास रेंजर। वापस लुमियन की ओर मुड़ते हुए उसने एक मुस्कान दिखाई। आप क्या जानना चाहते हैं? लुमियन ने अपनी पूछताछ शुरू करने से पहले संतरे के रंग वाली बियर के आने तक का इंतजार किया। तुम हमारे सवॉय मॉब में कैसे शामिल हुए? मैं सवॉय में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। मैक्सिम ने अपने चेहरे के फीचर्स की ओर इशारा किया। बेहतर जिंदगी की तलाश में ट्रायर आया था, लेकिन मेरे जिस दोस्त ने मुझे रहने की जगह दी थी, वो पहले से ही सवॉय मॉब में शामिल हो चुका था। सवाई मॉब कुछ सवाई मूल के लोगों के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने लिमाज डे क्वार्टियर डू जेंटलमैन में मजदूरों, नौकरों और फेरीवालों के रूप में अपना गुजारा किया था। वे एक निडर टोली थे जो खुद को खतरे में डालने से नहीं डरते थे, और उन्होंने जल्दी ही अपना हिस्सा बना लिया था। जैसे जैसे गिरोह का प्रभाव बढ़ा, उन्होंने दूसरे प्रांतों और यहाँ तक कि ट्रायर के स्थानीय लोगों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन संगठन का दिल अभी भी सवाई के लोग ही थे। लुमियन ने थोड़ा सिर हिलाया और बातचीत को अपने अगले सवाल की ओर मोड़ा। और क्या बैरन ब्रिग्नेस पूरे सवॉय मॉब के मुख्य मुखिया हैं? नहीं। मैक्सिम ने लुमियन को हैरानी से देखा। क्या वो बुनियादी बातें समझे बिना ही गिरोह में शामिल हो गया था, और उसने सवॉय मॉब के नाम पर मार्गोट को मार दिया और विल्सन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था? लुमियन ने अपनी संतरे अनार की बियर का एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मुझे लगा था कि बैरन ब्रिग्नेस ही मुख्य मुखिया हैं। मेरा मतलब है उनका रुतबा, उनकी चमक, उनकी ताकत। वो टॉप डॉग कैसे नहीं हो सकते? मैक्सिम डर के मारे पीछे हटा और लुमियन के मुंह पर हाथ रख दिया। क्या ऐसी बातें खुलेआम कहना सुरक्षित था? अगर ये बात उस व्यक्ति तक पहुंच गई तो बैरन के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते थे। मैक्सिम ने रिकॉर्ड को सीधा करने में कोई समय नहीं गंवाया। बैरन साल्देबाल ब्रीज, एवेन्यू डुमाश और लोन शार्क ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं। उनके साथियों में राट क्रिस्टो शामिल है, जो स्मगलिंग देखता है, जायंट सिमोन, जो रूडी रोसिन्योल पर डांस जॉइंट्स चलाता है, रेड बूट्स फ्रांका, जो रूडे ब्लूजे ब्लॉन्च की देखरेख करती है, और ब्लडी पाम ब्लैक, जो लिमाज डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के आधे हिस्से को कंट्रोल करता है। उनके ऊपर एक टॉप डॉग है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा, और नहीं मुझे पता है कि वो कौन है। धीमी आवाज में मैक्सिम ने आगे कहा। अफवाह है कि वो एक वैध व्यापारी है, सवॉय चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक रजिस्टर्ड मेंबर है, और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। सवॉय चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक मेंबर? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक गिरोह का साथ दे रहा है ताकि वे अपना गंदा काम कर सकें और कंपटीशन को कंट्रोल में रख सकें। लुमियन ने एक आवारा के रूप में अपने अनुभवों और की बातों और किताबों, मैगजीन और अखबारों से मिली जानकारी को जोड़कर पहेली सुलझाई। साल्डेबाल ब्रीज में सीएल के आने की खबर लुइस तक पहुंची, जो बैरन ब्रिग्नेस की परछाई था। वो चिंता में बार की ओर भागा कि कहीं ये साहसी देहाती लड़का फिर से कोई हंगामा न खड़ा कर दे। लुइस ने लुमियन को मैक्सिम के साथ बातचीत में डूबा हुआ पाया और दूसरी तरफ के स्टूल पर बैठ गया। बातचीत में शामिल होते हुए पूछा, तुम्हें इस वक्त साल्डेबाल ब्रीज में क्या लाया है? लुमियन ने उसे एक चालाकी भरी मुस्कान दी। मुझे एक काम है। लुइस, जिसके माथे पर अभी भी चोट का निशान था, लुमियन की मुस्कान देखकर पीछे हट गया। क्या बात है? ये महसूस करते हुए कि वे गंभीर मामलों में उतरने वाले हैं, मैक्सिम बार से तुरंत हट गया और अपनी राई बियर लेकर डांस फ्लोर के पास चला गया। लुमियन ने अपनी नजरें हटाईं और धीरे से कहा, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए एक छिपकली की आंख, लिजर्ड्स आए, बाज के घोंसले का एक पत्थर और एक सांप का जहर वाला ग्लैंड लेकर आओ।
उसने प्रोफेसी स्पेल की सामग्री की पूरी लिस्ट गुप्त रखी, उसे अलग अलग जगहों से हासिल करने की योजना बनाई। तुम्हें उन चीजों की जरूरत क्यों है? लुईस को वे तीनों चीजें घिनौनी और अजीब लगीं। लुमियन हंसा। याद है मार्गोट कैसे मरा था? लुईस की रीढ़ में एक सहरन दौड़ गई। ये एक छिपी हुई धमकी की तरह महसूस हुआ और ये काम कर रही थी। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लुमियन मन ही मन मुस्कुराया। मैंने उसे चाकू मारा था। मेरे ब्लेड पर जहर लगा था। ठीक है। लुईस को सीएल की बैरन ब्रिग्नेस के साथ हुई बातचीत याद आई। लुईस को अभी भी समझ नहीं आया देखकर लुमियन ने मन ही मन उसे कोसा, यह आदमी चार्ली से भी ज्यादा डफर क्यों है? उसने आह भरते हुए उसे साफ शब्दों में बताया, वे चीजें जहर का एक और बैच तैयार करने के लिए हैं। तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? लुईस लगभग डर गया। उसे अंदेशा था कि लुमियन कुछ बड़ा करने वाला है। सेल्फ डिफेंस, लुमियन ने संक्षेप में जवाब दिया। विरोध करने का कोई आधार न होने पर लुईस ने राहत की सांस ली और वादा किया, मैं किसी को उन 3 चीजों को इकट्ठा करने के काम पर लगा दूंगा। उसने चीजों की लिस्ट फिर से दोहराई, ये पक्का करने के लिए कि उसने सही सुना है। जब उसने डिटेल्स कंफर्म कर ली, तो लुमियन ने अपनी रेंजर बियर का एक घूंट लिया और बात बदली। कभी साल्डेबाल यूनिक के बारे में सुना है? लुईस ने लुमियन को शक की नजरों से देखा और सलाह दी, उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। डांस हॉल का मालिक टिमन्स क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटवार के पुलिस कमिश्नर के साथ मिला हुआ है और एक रहस्यमयी संगठन उसके पीछे से डोरियां हिला रहा है। जिसने भी उन्हें दबाने की कोशिश की, उसे बहुत दर्द झेलना पड़ा और कुछ तो दुनिया से गायब ही हो गए। ट्रायर के हर इलाके क्वार्टियर का अपना पुलिस हेडक्वार्टर था, जिसका हेड एक कमिश्नर होता था। पुलिस कमिश्नर का ऑफिशियल टाइटल कमिश्नर ऑफ द ट्रायर पुलिस अफेयर्स कमेटी था, जो मिनिस्टर ऑफ द ट्रायर पुलिस डिपार्टमेंट को जवाबदेह होता था। तो इसीलिए पॉइजन स्पर मॉब में कभी टिमन्स का कर्ज वसूलने की हिम्मत नहीं थी। लुमियन ने गहरी सोच में डूबकर सिर हिलाया। लुईस के चेहरे पर चिंता देखकर ये डरते हुए कि वो कहीं भिड़ंत ना मोल ले, लुमियन ने उसे एक गुगली फेंकी। पॉइजन स्पर मॉब में मार्गोट के बराबर और कौन है, और उनका बॉस कौन है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लुईस के मुंह से लगभग निकल ही गया। क्या सीएल पॉइजन स्पर मॉब के सभी बड़े खिलाड़ियों को खत्म करने की योजना बना रहा है? क्या तुम पागल हो गए हो? शांत रहते हुए लुईस ने जवाब दिया, वो अभी तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। लुमियन ने एक जानकार मुस्कान के साथ जवाब दिया, मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपनी रेंजर खत्म की। डॉट 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 क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटवार के अंधेरे इलाके में जो कैटाकॉम्स के पास स्थित था, लुमियन ने ऑस्टा ट्रूल को अलाव के पास दुबक कर बैठे पाया। वह मजाक उड़ाते हुए हंसा। तुम अब तक के सबसे प्रोफेशनल इंसान हो जिससे मैं मिला हूं। घड़ी की तरह ऑस्टा हफ्ते के 7 दिन यहां अपनी ठगी चलाने के लिए मौजूद रहता था। मुझे किसी बीच पर भीगना पसंद होता, लेकिन मेरे कर्ज कुछ और ही कहानी कहते हैं। ट्रायर से स्टीम लोकोमोटिव पकड़कर भागने और अपने कर्ज से बचने का ख्याल ऑस्टा के दिमाग में आया था। फिर भी हर बार जब वो स्टेशन तक पहुंचता, बैरन ब्रिग्नेस के गुंडे उसे पीटने के लिए वहां मौजूद होते। इसने उसमें बैरन की पहुंच का एक गहरा डर पैदा कर दिया था और तब से उसने ऐसे किसी भी विचार को छोड़ दिया था। मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ चीजें लाओ। लुमियन ने सीधे बात की और ऑस्टा के पास बैठ गया। हर चीज के लिए जो तुम लाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा 5 वर्ल्ड डियोर मिलेंगे। ऑस्टा की आंखों में दिलचस्पी चमक उठी। तुम्हें क्या चाहिए? लुमियन ने आग की ओर देखा, उसकी आवाज धीमी थी। लिंक्स की अंतड़ियां, इनर्ड्स, लकड़बग्घे की जीभ, हाइना टंग, बारहसिंगे की हड्डी का गूदा, स्टैग बोन मैरो और कोई भी जहरीली जड़ी बूटी। उन्हें पाना आसान नहीं है। ऑस्टा ने मोलभाव करने की कोशिश की। उसने पहले ही क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटवार के खाने पीने की जगहों को छानने का मन बना लिया था। लुमियन ने उसे झाड़ दिया और विषय बदल दिया। मुझे ट्रायर में जलीय राक्षस, एक्वाटिक मॉन्स्टर्स कहाँ मिल सकते हैं? ओस्टा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। पास के कैटाकॉम्स में एक भूमिगत नदी है जो स्ट्रेंजो नदी से आती है। अक्सर कोई न कोई दावा करता है कि उसने वहां किसी जलीय राक्षस को देखा है, और कभी कभी स्ट्रेंजो नदी के किनारों पर कुछ सतह पर आते हैं, लेकिन उन्हें प्यूरिफायर्स या मशीनरी हाइव माइंड तुरंत खत्म कर देते हैं। लुमियन ने सिर हिलाया। क्या तुम साल्डेबाल यूनिक को जानते हो? जरूर जानता हूँ। ऑस्टा ने आसमान की ओर इशारा किया। ये रू ऑसियन पर है, प्लेस डू पुर्गाटोर के ठीक पास। 1 वर्ल्ड डोर। मुझे रास्ता दिखाओ। लुमियन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी योजना उस जगह का जायजा लेने और जितनी हो सके जानकारी जुटाने की थी। अगर वो कोई बंद गली निकली तो वो आगे बढ़ जाएगा। कुछ ही समय में ओस्टा लुमियन को ऊपर ले जा रहा था। चौक के पास रू ऑसियन में मुड़ते हुए और एक पुरानी इमारत के सामने रुक गया।
इमारत जो नीले भूरे रंग की थी, उसमें अभी भी प्री रोजेल आकर्षण बरकरार था। क्लासिक पेडिमेंट्स, एक शेवरॉन छत और लीडेड खिड़कियां। साल डे बाल यूनिक ने ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा कर रखा था, जिसका प्रवेश द्वार एक विशाल जबड़े जैसा लग रहा था। दोपहर का समय बीत चुका था और एक बग्घी किनारे पर आकर रुकी, जिसमें से 3 आदमी और एक औरत उतरे। डार्क शॉर्ट सूट पहने हुए वे साल दे बाल यूनिक की ओर टहलते हुए बढ़े। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, चारों में से प्रत्येक ने एक मोनोकल, एक आंख का चश्मा निकाला और उसे अपनी दाहिनी आंख पर फिट कर लिया। ये देखकर लुमियन ओस्टा की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ओस्टा ने एक जानकार मुस्कान बिखेरते हुए उसे बताया, ये साल डे बाल यूनिक के नियमों में से एक है। जो कोई भी अंदर कदम रखता है, उसे शॉर्ट सूट और मोनोकल पहनना ही पड़ता है। ओस्टा के खुलासे को सुनकर लुमियन अपनी हंसी नहीं रोक पाया और सोचने लगा, ये किस तरह का अजीब नियम है। उसका दिमाग कछुए की तरह चलने, स्पेस ब्रिज, कैटाकॉम्स की सैर के दौरान मोमबत्ती पकड़ने और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ बने रहने के लिए दौड़ने जैसी चीजों पर चला गया। उसे लगा कि ये सब बहुत मामूली बातें थी, लेकिन शायद ट्रायर के उन लोगों के लिए नहीं जो कुछ यूनिक चीजों का लुत्फ उठाना पसंद करते थे। जैसे ही मोनोकल पहने हुए ग्राहकों की भीड़ अंदर आने लगी, लुमियन ने बेपरवाह अंदाज में पूछा, अगर किसी नए आदमी को इस नियम के बारे में न पता हो तो क्या होगा। ऑस्टा ने रू ऑन्सियन के दूर के छोर की ओर इशारा किया। वहां एक जगह है जहां मोनोकल और शॉर्ट सूट बिकते हैं। मुझे शर्त लगा सकता हूं कि साल डे बाल यूनिक का मालिक ही इसके पीछे है। इसमें कोई शक नहीं है, लुमियन ने धीरे से फुसफुसाया। उसे पूरा यकीन था कि टिमन्स ने ही साल डे बाल यूनिक के लिए ऐसा नियम बनाया होगा ताकि वो मोनोकल और शॉर्ट सूट के व्यापार से पैसा कमा सके। सच तो ये था कि ये ट्रायर के नागरिकों की नए ट्रेंड्स और फैशन के प्रति दीवानगी का भी एक सबूत था। यह जगह कितने समय से चल रही है? लुमियन ने लापरवाही से सड़क के पार साल डे बाल यूनिक की ओर इशारा करते हुए पूछा। 2 दशकों से ज्यादा। यह तब से यहाँ है जब मैं पहली बार ट्रायर आया था। अफवाह है कि ये तब खुला था जब डांस हॉल का बहुत ज्यादा क्रेज था। ओस्टा ने प्लेस डू पुर्गेटवार की ओर नजर डाली। कुछ और? मुझे वापस अंडरग्राउंड जाना है। उसका ध्यान पैसे कमाने पर था। वो उन संभावित क्लाइंट्स को नहीं छोड़ना चाहता था जो उसकी डिवाइनिंग और मदद की तलाश में आते थे। लुमियन की नजरें उस पर जम गईं। ओस्टा का दिल धड़क गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी खूंखार शिकारी के निशाने पर हो। क्या बात है? उसने अनजाने में फिर से एक मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की। लुमियन ने अपनी नजरें हटाईं और बेफिक्री से सलाह दी, अगले कुछ दिनों तक सावधान रहना। क्या? ऑस्टा घबरा गया, उलझन में था और थोड़ा डर भी गया था। सीएल मुझे धमका तो नहीं रहा है ना? हमारा सहयोग तो बहुत अच्छा रहा है। उसने तो मुझे कुछ मटेरियल्स खोजने का काम भी दिया है। लुमियन के चेहरे के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही मेरा एक काम करो और उस जलीय राक्षस के बारे में और डिटेल्स निकालो। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही बेहतर रहेगा। पहले जैसा ही पेमेंट मिलेगा। क्या वो इशारा कर रहा है कि मैं बदकिस्मत होने वाला हूं और मेरी पिटाई हो सकती है? ऑस्टा ने लुमियन के रहस्यमयी मैसेज को समझने की कोशिश की। साथ ही उसे लुमियन के बर्ताव और अंदाज में कुछ बहुत ही जाना पहचाना लगा, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। प्लेस डू पुर्गेटवार की ओर वापस कदम बढ़ाते हुए ऑस्टा ने खुद के लिए डिवाइनिंग करने का फैसला किया ताकि देख सके कि क्या सच में कोई मुसीबत आने वाली है। एक सीक्रेट सप्लाइंट के रूप में उसकी डिवाइनिंग करने की क्षमता एक औसत व्यक्ति से काफी बेहतर थी। अचानक उसे समझ आया कि उसे वो पूरी बातचीत इतनी अजीब तरह से जानी पहचानी क्यों लगी थी। क्या ये बिल्कुल वैसा ही तरीका नहीं था जिससे वो अपने खुद के ग्राहकों से बात करता था? पुरानी इमारत के सामने खड़े होकर लुमियन सोचने लगा कि क्या साल डे बाल यूनिक में घुसपैठ करने और जानकारी जुटाने के लिए एक शॉर्ट सूट और मोनोकल में निवेश करना सही होगा। अगर टिमन्स वाकई किसी रहस्यमयी संगठन का हिस्सा है और पुलिस कमिश्नर के साथ उसकी दोस्ती है, तो उसे कुछ पैसों के इनाम के लिए पकड़ना कोई समझदारी भरा कदम नहीं होगा। इससे मेरा ऑपरेशन खराब हो सकता है। क्या शॉर्ट सूट और मोनोकल पर खर्च किया गया पैसा बेकार नहीं जाएगा? वैसे भी वे सस्ते नहीं आते। लुमियन कभी भी खर्चों के मामले में पीछे नहीं हटता था, क्योंकि ट्रायर उदार लोगों से भरा पड़ा था, लेकिन उसे पता था कि कब एक एक पैसा बचाना जरूरी है। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए उसने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी नजरें साल डे बाल यूनिक के तिरछे सामने बने एक अलोन बार पर पड़ी। डांस हॉल के ग्राहक अक्सर बार में भी जाते होंगे। वे जरूर कंपटीटर्स होंगे। अचानक लुमियन के दिमाग की बत्ती जली। आखिर दुश्मन ही अक्सर एक दूसरे को सबसे बेहतर जानते हैं और डांस हॉल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसके कंपटीटर्स को ही होगी। भले ही उनकी बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, फिर भी उनमें सच्चाई की कुछ बातें तो मिल ही सकती थीं।
बिना एक पल गंवाए लूमियन मुड़ा और शान से अलोन बार के अंदर चला गया। रू ऑन्सियन की इमारतें प्राचीनता से भरी थीं, जिनमें से ज्यादातर रोजेल के समय से भी पहले की थीं। उनकी खिड़कियां महज पतली झिर्रियों जैसी थीं, जिनसे रोशनी बहुत कम अंदर आती थी। यहाँ की मुख्य थीम ही अंधेरा थी। बुझे हुए गैस लैंपों से बेपरवाह लूमियन कम रोशनी वाले हॉल में आगे बढ़ा, जहां कुछ ही ग्राहक थे, और बार के एक स्टूल पर बैठ गया। अपनी टोपी उतारते हुए उसने ऑर्डर दिया, एक जिन ऑन द रॉक्स। बार काउंटर उस जगह के सबसे अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। दुबला पतला बारटेंडर सायों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी केवल एक आउटलाइन ही दिख रही थी। लूमियन की तेज नजरों के बावजूद वो मुश्किल से ही उस आदमी के घुंघराले काले बाल, हल्की नीली आंखें और नाक के थोड़े नीचे के हिस्से को देख पा रहा था। अपनी जिन का इंतजार करते हुए लूमियन ने एक बेफिक्र मुस्कान दी और कहा, यहाँ धंधा काफी धीमा लगता है। सड़क के पार साल डिबाल यूनिक में तो काफी भीड़ जमा हो रही है। बारटेंडर ने नींबू का एक टुकड़ा और ठंडी जिन लूमियन की ओर सरकाई। दरवाजे की ओर एक नजर डालते हुए उसने जवाब दिया, हम ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नीचे नाटक का इंतजार कर रहे हैं। क्या ख्याल है? एक नजर देखनी है। ड्रिंक्स वाले ग्राहकों को 5 लिक्स में सेलर में एंट्री मिल सकती है। उफ, तुम्हारी जिन के हिसाब से इसे 8 कर देते हैं। एक नाटक? लूमियन अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। ये रू एनर्जी के बार्स की एक ऐसी खूबी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बारटेंडर ने आह भरते हुए समझाया, वे सड़क के पार डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं, पूल खेल सकते हैं, ताश खेल सकते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए हमें किसी न किसी तरह से अलग दिखना ही होगा। उत्तर के बहुत से बार्स और कैफे के पास अब अपने खुद के मिनी थिएटर हैं। लूमियन के पास शब्द नहीं थे। उसने बस एक गहरी सांस ली। क्या बार की दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है? फिर उसने गियर्स की नक्काशी वाले 3 20 कॉपेट के चांदी के सिक्के और एक 5 कॉपेट का तांबे का सिक्का निकाला और बारटेंडर को दे दिया। कुल रकम 13 लिक्स या 65 कॉपेट्स थी, जिसमें परफॉर्मेंस के लिए मिनी थिएटर का टिकट भी शामिल था। बारटेंडर ने तुरंत काउंटर के पास नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा किया, तुम किसी भी समय सेलर में जा सकते हो। बेझिझक अपनी ड्रिंक साथ ले जाओ। कोई टिकट नहीं चाहिए। लूमियन को काउंटर छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सड़क के पार वाला साल डिबाल यूनिक काफी यूनिक लगता है? बिल्कुल है। बारटेंडर ने अपनी आवाज धीमी कर ली। क्या वहां तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है? क्या तुम इसलिए इतने जिज्ञासु हो? बिल्कुल सही। लूमियन ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसे इसे छिपाने का कोई कारण नहीं दिखा। बारटेंडर ठहाका मारकर हंसा। यहाँ हर रोज उम्मीद लेकर आने वाले लोग ठगे जाते हैं, लेकिन कोई भी कभी इसे सफल नहीं बना पाता। धत, मैंने एक बार क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वेटोर के पुलिस कमिश्नर कॉन्डे को शॉर्ट सूट और मोनोकल पहनकर शान से उस डांस हॉल में घुसते हुए देखा था। टिमन्स को हराना आसान नहीं है। लूमियन ने तुरंत साल डिबाल यूनिक के मालिक को ठगने का कोई भी विचार छोड़ दिया। हाथ में जिन लिए वो काउंटर से हटा और सेलर की ओर चल दिया। लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बारटेंडर की आवाज गूंजी, ग्राहक आ रहा है। दरवाजा एक कराह के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही लूमियन ने अपनी चाल धीमी कर दी और आसपास का जायजा लेने लगा। ये एक काम चलाऊ थिएटर था, जहां लकड़ी का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दूसरे छोर तक फैला हुआ था। दीवार पर लगे 2 गैस लैंप्स की रोशनी बहुत ही कम थी। जहां रोशनी कम थी, वहां स्टूल और कुर्सियां यहाँ वहां बिखरी हुई थीं। उस समय वहां 20 से ज्यादा मेहमान बैठे थे, जो स्टेज पर चल रहे शो में पूरी तरह डूबे हुए थे। सन्नाटा बहुत गहरा था, जिसे केवल कभी कभी ग्लासों के टकराने की आवाज ही तोड़ रही थी। कम रोशनी वाले उस सेलर में एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। लूमियन ने एग्जिट के पास एक कुर्सी ले ली। उसकी आंखें स्टेज की ओर मुड़ गईं। कलाकार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कठपुतली थी, जिसकी ऊंचाई एक इंसान से आधी थी। पीले, सफेद और लाल पेंट के रंगों से सजी हुई, जेंडर की परवाह किए बिना, हर कठपुतली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। लगभग अदृश्य धागों के सहारे वे कठपुतलियां हिल रही थीं, अपने मुंह खोल रही थीं, मुड़ रही थीं, दौड़ रही थीं और तरह तरह के नाटक कर रही थीं। कहीं से एक गहरी मर्दाना आवाज और एक तीखी महिला आवाज बारी बारी से डायलॉग्स बोल रही थीं। गैस लैंप्स की हल्की पीली रोशनी में उस गहराते अंधेरे के बीच वे पेंट की हुई जोकर कठपुतलियां बहुत ही खौफनाक लग रही थीं। लूमियन को उस माहौल से स्वाभाविक रूप से ही चिढ़ होने लगी, लेकिन टिकट के पैसे वसूल करने के लिए वो नाटक खत्म होने तक वहीं रुका रहा। पूरे समय वहां एक आवाज तक नहीं हुई। दर्शक, जिनमें से कुछ के चेहरे पीली रोशनी में नहाए हुए थे और बाकी अंधेरे में छिपे थे, लूमियन की कल्पना से कहीं ज्यादा उस नाटक में खोए हुए थे। अपनी जिन खत्म करने के बाद लूमियन ने उस मिनी थिएटर से विदा ली, जहां केवल 2 गैस लैंप्स अंधेरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉट डॉट डॉट।
लुमाश डु क्वार्टियर डु जेंटलमैन की ओर वापस जाते समय लुमियन एक सार्वजनिक गाड़ी की खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जैसे जैसे दुकानें और पैदल यात्री पीछे छूटते गए, वो अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगा। पहला काम, किसी जलीय राक्षस का मांस हासिल करना और प्रोफेसी स्पेल के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करना। दूसरा, सवॉय मॉब में अपना कद बढ़ाना ताकि जल्द से जल्द लीडरशिप की पोजीशन हासिल कर सकूं। क्या प्लान है? अपने विचारों में खोए हुए उसकी आंखें एक जानी पहचानी आकृति पर थम गईं। वहां पॉइजन स्पर मॉब का विल्सन था, जिसने सफेद शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी थी। उसका उबड़ खाबड़ चेहरा घुंघराले भूरे बालों से घिरा हुआ था। अपने 2 गुंडों के साथ विल्सन एवेन्यू डू मार्श की ओर बढ़ रहा था और फिर एक बगल की गली में गायब हो गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ चल रहा था और उसके चलने का अंदाज बिल्कुल ठीक था। लुमियन दंग रह गया। वो उसके द्वारा नीचे फेंके जाने के बाद इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो 4 मंजिल की ऊंचाई से गिरा था। ये तो गजब की रिकवरी थी। उसने तो कॉकरोच को भी पीछे छोड़ दिया था। लुमियन के दिमाग में एक थ्योरी बनने लगी। क्या पॉइजन स्पर मॉब के पास असाधारण हीलिंग पावर्स हैं? शायद प्लांटर पाथवे का डॉक्टर? जैसे ही उसने इस पर विचार किया, एक याद ताजा हो गई। उसके सपने में मडाम पुआलिस ने घावों को तुरंत ठीक करने की शक्ति दिखाई थी। भले ही सपने ने हकीकत को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दिखाया हो, फिर भी मडाम पुआलिस का अजीब रास्ता जीवन से संबंधित क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और लुइस लंड के एवेन्यू डू मार्श पर दिखने का शक था। क्या पॉइजन स्पर मॉब के पीछे की ताकत उसी शैतानी देवता से जुड़ी हो सकती है जिसकी पूजा मडाम पुआलिस करती थी? जैसे ही लुमियन ने इस पर विचार किया, उसके चेहरे पर धीरे से एक मुस्कान आ गई। अध्याय 155, जेन्ना। विल्सन की इतनी तेजी से रिकवरी के हालात अनिश्चितता से भरे थे। लुमियन इस विचार के साथ खेल रहा था कि क्या ये प्लांटर पाथवे के सीक्वेंस 8 डॉक्टर का काम था या इसके नाम वाले पाथवे के सीक्वेंस 9 अपोथेकरी का। फिर भी उसका दिल मडाम पुआलिस और उसके अधीनस्थों का नकाब उतारने की उम्मीद से चिपका हुआ था। अगर उसने पहेली के टुकड़ों को पहले जोड़ लिया होता और विल्सन और उसकी टीम अभी दूर नहीं गई होती, तो लुमियन चलती हुई सार्वजनिक गाड़ी से खुद को बाहर फेंक देता और उनके पीछे लग जाता। उसने कल्पना की कि वो विल्सन को किसी गुप्त खदान की गुफा में ले जाएगा और उससे उसकी चमत्कारिक रिकवरी के बारे में जवाब मांगेगा। अगर इस कहानी का उस दुष्ट देवता से कोई संबंध नहीं था जिसे माडाम पुआलिस पूछती थी, तो लुमियन अपने गर्व को भूलकर विल्सन से माफी मांगने के लिए तैयार था, जो बदले में लुमियन का एहसानमंद होता क्योंकि उसने उसे हमेशा के लिए खामोश नहीं किया था। लेकिन उसे खत्म कर देना भी एक विकल्प था। गेंद लुमियन के पाले में थी। जैसे ही गाड़ी अपने स्टेशन पर रुकी, लुमियन उतरने वाला पहला व्यक्ति था और उसने उस गली की ओर अपने कदम बढ़ाए जहां विल्सन और उसकी टोली गायब हुई थी। वहां कोई बैरिकेड नहीं थे। वो एक हलचल भरी जगह थी जहां लोग लगातार आ जा रहे थे। विल्सन और उसके गैंग ने पीछे कोई साफ निशान नहीं छोड़ा था। लुमियन ने उनके किसी भी संकेत को पहचानने की कोशिश में 15 मिनट बिताए और आखिरकार अपनी हार मान ली। लेकिन वो टूटा नहीं था। विल्सन शायद उसकी उंगलियों से फिसल गया था, लेकिन विल या विलियमसन जैसे अन्य लोग भी थे। पॉइजन स्पर मॉब एक तरह का हाइड्रा था, जिसमें विल्सन से बस एक पायदान ऊपर कई सारे लीडर्स थे। हर किसी का अपना इलाका था, अपना लेन देन था। वे भाग सकते थे, लेकिन छिप नहीं सकते थे। लुमियन को बस धैर्य की जरूरत थी। देर सवेर उसका सामना उनमें से 1 या 2 से हो ही जाएगा, और वे निस्संदेह पॉइजन स्पर मॉब के पीछे के तारों को खींचने वाली सायेदार ताकतों के साथ विल्सन की तुलना में अधिक गहराई से जुड़े हुए थे। उन्हें ज्यादा पता था। फू, एक गहरी सांस छोड़ते हुए लुमियन ने अपनी अधीरता को वश में किया और शिकार की रणनीति बनाने से पहले कुछ समय के लिए शांत रहकर नजर रखने का फैसला किया। अगर पॉइजन स्पर मॉब वास्तव में उस दुष्ट देवता से जुड़ी थी जिसकी मडाम पुआलिस पूजा करती थी, तो मार्गोट के बराबर के नेता या तो सीक्वेंस 8 के थे जिन्हें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त थे, या वे एक दुष्ट देवता की संतान थे जिन्हें सीक्वेंस 8 बियॉन्डर के समान बूंस मिले थे। वे और भी मजबूत हो सकते थे। अगर लुमियन खुद को पर्याप्त जानकारी से लैस नहीं करता और एक उचित जाल नहीं बिछाता, तो संभावना थी कि वो हारने वाली तरफ होगा। मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं एक हंटर हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक प्रोवोकर बन गया हूँ। खुद को डांटते हुए लुमियन एवेन्यू डू मार्श से नीचे उतरा और साल दे बाल ब्रीज में दाखिल हुआ। चूंकि दोपहर के 3 ही बजे थे, इसलिए वो जगह लगभग सुनसान थी। कोई संगीत नहीं बज रहा था, कोई नाच नहीं रहा था। उसकी आंखों ने तुरंत बार काउंटर पर अनार की बियर पी रहे गुंडे लुइस को ढूंढ लिया। सोडा? लुमियन मुस्कुराते हुए पास गया। एक वयस्क जो पीता है, उसे पीने के बारे में क्या ख्याल है? लुइस मुड़ा। बार काउंटर के ऊपर फैली सीएल की मिलनसार मुस्कान से उसकी नजरें मिली। ये नजारा उसे क्षण भर के लिए दंग कर गया, जैसे कि वो अपने सामने खड़े उस युवक को पूरी तरह पहचान नहीं पा रहा हो। क्या ये वही सीएल था जिसने अपनी जंगली बेरहमी को एक निरंतर मुस्कान के पीछे छिपाया था?
वो जो मामूली सी असहमति पर भी हिंसा का सहारा लेता था। वो एक ग्रीनहॉर्न की तरह लग रहा था, एक मासूम देहाती लड़का जिसे अभी अभी सवॉय मॉब में फंसाया गया था। लुइस ने अपने सोडे को एक उदास घुमाव दिया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान खिंच गई। मुझे बाद में बैरन के साथ रहना है, नशे में धुत होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लूमियन की नजरें लुइस के माथे पर उभरे नीले निशान की ओर गईं और एक हंसी फूट पड़ी। उसने उसके माथे की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, अभी भी उस चोट को सहला रहे हो? इसे कितना समय हो गया है? मैं आज पहले विल्सन से मिला था। मैंने उसका हाथ तोड़ दिया था और उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। तुम्हें लगेगा कि उसकी हालत खराब होगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। लुइस दंग रह गया। तुम कह रहे हो कि विल्सन वापस अपने पैरों पर खड़ा है? ऐसा ही लगता है, कम से कम बाहर से तो। नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन वह वहां से बहुत तेजी से निकल गया। लुमियन के लहजे में पछतावे का हल्का पुट था। नमस्ते कहना? ज्यादा संभावना है कि तुम विल्सन के साथ फिर से मारपीट करना चाहते हो और उसे ठीक होने का मौका भी नहीं देना चाहते। लुइस ने सोचा, लेकिन उसने इसे बोलने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो खुद से बड़बड़ाया। जब अतीत में हमारा सामना पॉइजन स्पर मॉब से हुआ था, तो उनके घायल हमेशा कुछ ही दिनों में वापस आ जाते थे। बैरन को लगता है कि उनके पास हीलिंग का हुनर रखने वाले कुछ बियॉन्डर्स हैं, लेकिन विल्सन जैसी गंभीर चोटों वाले किसी व्यक्ति के लिए इतनी जल्दी ठीक होना, ये अनसुना है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग कभी भी पॉइजन स्पर मॉब के किसी भी सदस्य को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाए? लूमियन की आवाज में मजाक भरा था। लुइस ने सोचा, फिर स्वीकार किया, कुछ हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसके अलावा हम आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक फिर से नहीं देखते हैं। तब तक वे सब ठीक हो जाते हैं। तो विल्सन की रिकवरी डॉक्टर और अपोथेकरी की बियॉन्डर शक्तियों से भी तेज है? लूमियन लुइस की बातों से एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में सफल रहा। हालांकि ये संबंधित पाथवे पर उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर की ओर इशारा कर सकता था, लेकिन कम से कम इसने उसके लिए कुछ संभावनाओं को कम कर दिया था। जैसे ही लूमियन मिलावट वाली सामग्री इकट्ठा करने की प्रगति के बारे में पूछने की तैयारी कर रहा था, एक शानदार हस्ती कमरे में दाखिल हुई। एक महिला भड़कीले कपड़े पहने हुए, उसके शाहबलूत जैसे बाल बंधे हुए थे जिसकी लटें उसके कानों, गालों और उसकी पीठ पर गिर रही थीं। उसका चेहरा पाउडर से ढका था। काली आईलाइनर उसकी नीली आंखों को उभार रही थी, जिससे उन्हें एक गहरा विलासी आकर्षण मिल रहा था। फिलहाल उसने एक बोल्ड लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, जो कल्पना के लिए बहुत कम जगह छोड़ रही थी, जिसमें रणनीतिक स्थानों पर सेक्विन रोशनी को पकड़ रहे थे। क्या ये वही गायिका नहीं है जो पॉइजन स्पर मॉब के साल द ग्रिस्ट मिल में अपने अश्लील गीतों के लिए जानी जाती है? लुमियन ने उसे दोबारा गौर से देखा। ये सवोई मॉब का साल डे बाल ब्रीज था। फिर भी लुमियन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सका कि यह वही महिला थी। उस गायिका के होठों के पास एक तिल था, जबकि इस महिला के बाईं आंख के कोने पर एक तिल था। तुम्हारी नजरें उस पर जम गई हैं, है ना? वो लिटिल मिंक्स? लुइस ने लुमियन की नजर का पीछा किया। लुमियन हंसा। क्यों ना हम थोड़ा और सम्मानजनक नाम इस्तेमाल करें? संस्कार मायने रखते हैं। तुम कभी कभी बिल्कुल बैरन की तरह लगते हो, लुइस ने विचार किया। उसका स्टेज नाम लिटिल मिंक्स है, लिटिल मिंक्स जेना। वो एक शोई डीवा के रूप में जानी जाती है। और असल में एक शोई डीवा क्या होती है? लुमियन ने अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वो ट्रायर में नया था, सीधा कॉडू जैसे पिछड़े इलाके से आया हुआ। लुइस ने बैरन के शब्दों को याद करने के लिए एक पल लिया और फिर सहजता से बताया, ये सब उसके परफॉर्मेंस स्टाइल, उसकी एक्टिंग, उसके भड़कीले पहनावे के बारे में है। वो एक बेहतरीन गायिका है। वो एक गायिका भी है? लुमियन ने आगे पूछा। क्या वो साल डे ग्रिस्टमिल में भी परफॉर्म करती है? बिल्कुल करती है। जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे, वो रू एनर्जी के किसी भी डांस हॉल में सुर छेड़ेगी। जैसे ही लुइस बोला, लिटिल मिंक्स जेना शान से पास आई। उसकी नीली आंखों ने कमरे का जायजा लिया। लुइस के पास जाने से पहले लुमियन पर ठहरी। 10 गाने, 4 वर्ल्ड डियोर। मैं स्टेज पर फेंकी गई टिप्स का 1/3 हिस्सा अपने पास रखूंगी। सौदा पक्का? लुइस के पास बैरन की मंजूरी थी। एक रात के परफॉर्मेंस के लिए केवल 4 वर्ल्ड डियोर? लुमियन खुद से सवाल करने लगा। क्या उसने ओस्टा ट्रूल को जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए थे? अनजान इलाके में वो प्रचलित दरों से पूरी तरह बेखबर था। उसकी टिकी हुई नजर को ताड़कर जेना ने अपना सिर घुमाया और उसे एक मुस्कान दी। अपनी नजरों को थोड़ा नीचे भटकने देने में संकोच न करें। वह अपने कम कपड़ों वाले सीने का जिक्र कर रही थी। लुमियन के लिए, जिसका ऐसी स्थितियों से सामना केवल उपन्यासों के माध्यम से हुआ था, यह अनजाना क्षेत्र था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं दिखी। एक मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, मैं बस सोच रहा था, पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो आपका तिल आपके होठों के पास था।
अब ये आपकी आंख के पास सजा हुआ है। जेना का जवाब एक दिलकश मुस्कान के रूप में आया, जिससे लुइस को थूक निकलने पर मजबूर होना पड़ा। क्या आप बाहर से आए हैं? जेना ने पूछा। लूमियन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। एक शरारती मुस्कान के साथ जेना करीब झुकी, एक उंगली अपने गाल पर फेरते हुए उसने धीरे से स्पष्ट किया। ट्रायर में आजकल यही चलन है। महिलाएं अक्सर नकली तिल लगाती हैं। शालीनता के लिए गाल के बीच में, साहस के लिए नाक के बीच में, जुनून के लिए आंखों के कोनों पर, आकर्षण के लिए होठों के पास और रहस्यों के लिए डेकोरेटिव में सजाया जाता है। जब वो बोली तो उसने लूमियन को एक नटखट इशारे से आंख मारी, जैसे कह रही हो, आज मेरा सारा ध्यान जुनून पर है। आह, ट्रायर? लूमियन केवल आश्चर्य से अपना सिर हिला सका। उनकी नजदीकी को देखते हुए जेना की प्राकृतिक खुशबू और उसके द्वारा लगाए गए तेज इत्र के नशीले मिश्रण ने उसकी इंद्रियों पर हमला किया। इस कारण लूमियन ने स्वाभाविक रूप से अपनी नाक रगड़ी। जेना की प्रतिक्रिया तत्काल थी। मुझे मत बताना कि तुम्हारी वर्जिनिटी अभी भी बरकरार है। मैं कोई सड़क छाप लड़की नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक अपवाद बना सकती हूं। उसने लूमियन का जायजा लेने के लिए एक पल लिया। जो कुछ उसने देखा उससे वो प्रसन्न लग रही थी। वर्जिनिटी? कुछ ऐसा जो हर सुबह 6 बजे जादुई रूप से वापस आ जाता है? लूमियन ने मन ही मन उपहास किया। उसकी मुस्कान बेपरवाह थी। अभी? मुझे डर है कि तुम आज रात का अपना परफॉर्मेंस मिस न कर दो। कॉर्डू गांव के पुराने टैवन में लूमियन को अक्सर स्थानीय लोगों की अश्लीलता का मुकाबला करना पड़ता था, वरना वो उनके मजाक का पात्र बन जाता। जेना की प्रतिक्रिया एक दिल खोलकर की गई हंसी और हाथ का एक बेपरवाह इशारा था। मैं आज रात अपने सेट के बाद तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसके साथ ही वो डांस फ्लोर के सामने बने मामूली लकड़ी के स्टेज की ओर शान से चल दी, ताकि उस जगह का अंदाजा ले सके। क्या वो कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही है? समय और स्थान पर सहमति कहाँ है? लूमियन ने खुद से सोचा। वो साफ तौर पर बस उसे छेड़ रही थी। लुइस ने अपनी आवाज में ईर्ष्या के पुट के साथ बीच में कहा, उसके नाटक में मत फंसना। उसे हैंडसम पुरुषों के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है। वो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो फ्रैंका की जान है। फ्रैंका? रेड बूट्स फ्रैंका? लूमियन का आश्चर्य साफ दिख रहा था। रेड बूट्स फ्रैंका सवा मॉब की एक प्रमुख हस्ती थी, जो रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्शेस पर शासन करती थी और उसके एक महिला होने की अफवाह थी। बिल्कुल, लुइस ने पुष्टि की। फ्रैंका बॉस की मिस्ट्रेस लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ झुकाव रखती है। वो और लिटिल मिंट्स बहुत गहरे दोस्त हैं। एक प्रेमी की प्रेमी? लूमियन ने एक बार फिर ट्रायर की विचित्रताओं पर आश्चर्य किया। लुइस ने जेना को देखा, जो अब स्टेज पर शालीनता से झूम रही थी। उसके चेहरे पर लालसा का भाव था। जब वो पहली बार मार्केट डिस्ट्रिक्ट में आई थी, तब वो इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली नहीं थी। पिछले कुछ सालों में वो खुद को पेश करने में और अधिक माहिर और अधिक स्त्रैण हो गई है। कितने अफसोस की बात है। अगर तुम रैंकों में ऊपर चढ़ने और रेड बूट्स के बराबर खड़े होने में कामयाब हो जाते हो, तो शायद तुम्हारे पास एक मौका हो। लूमियन ने लुइस की महत्वाकांक्षा को जगाते हुए उसे छेड़ा। फिर उसने विषय बदला। क्या उन 3 चीजों को ढूंढने में कोई सफलता मिली जिनकी मुझे जरूरत थी? लुइस ने जवाब देने के लिए अपनी नजरें जेना से हटाईं। मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, हम उन सभी को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। इतनी जल्दी? लूमियन सवोई मॉब की कार्यक्षमता से दंग रह गया। फैक्ट्री क्यों नहीं शुरू कर लेते? गुंडों वाली जिंदगी ही क्यों? लुइस ने विस्तार से बताया। राट क्रिस्टो कई तरह के जीव रखता है, कुछ दुर्लभ, कुछ कम दुर्लभ। सही कीमत पर हम उनसे कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह हमें छिपकली की आंख और सांप की जहर की थैली मिली। बांस के घोंसले का पत्थर एक बोनस था। राट क्रिस्टो, वो जो तस्करी का प्रभारी है? लूमियन ने इस नई जानकारी पर विचार किया। चैप्टर 156 लैंडलॉर्ड। लुइस ने आगे कहा, मैं बाद में ऑबर्ज डू कॉक डोर में वो 3 आइटम्स पहुंचाने का अरेंजमेंट कर दूंगा। और कॉस्ट? लूमियन लुइस को उसकी डिलीजेंस के लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने के लिए तैयार था। लुइस ने बस अपना सिर हिला दिया। बैरन कहते हैं कि आपको पेमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि आपकी स्ट्रेंथ का बढ़ना हमारे सवोई मॉब की स्ट्रेंथ बढ़ने के बराबर है। बैरन ब्रिग्नेस के बिना साफ साफ कहे भी लुइस समझ गया था कि लूमियन को अपने साथ जोड़ने की एक चाल थी। वैसे भी कॉस्ट 10 वर्ल्ड डियोर से कम ही थी। तो बैरन के लॉजिक के हिसाब से मैं पायरोमेनियक बनने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए उनके पैसे भी वापस ले सकता हूँ। लूमियन ने सार्केज्म के साथ मन में सोचा। लुइस अपनी पोमेग्रेनेट सोडा की चुस्की ले ही रहा था कि तभी लोगों का एक ग्रुप साल द बाल ब्राइस के अंदर आया। उस ग्रुप का लीडर काफी लंबा था, जिसकी हाइट 1.9 मीटर से ज्यादा थी। उसके हल्के पीले बाल छोटे और प्लश थे, जो उसके सिर पर हाई ग्रेड वेलवेट की तरह चिपके हुए थे।
उसकी नाक बड़ी थी, आंखें लाइट ब्लू थीं और चेहरा खुरदरा था। उसने एक फिगर हगिंग ब्लैक सूट पहना था और ऊपर एक वाइट ब्रिम्ड राउंड हैट थी। लुइस के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने ध्यान से सोडा की बोतल नीचे रखी और लुमियन की तरफ मुड़कर बोला, मुझे बैरन को अटेंड करना होगा। तभी वो भारी भरकम आदमी जो अपने अर्ली 30s में था, अपने साथ गुंडों जैसी दिखने वाली एक टोली लेकर कैफे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो कौन है? लुमियन ने अपनी क्यूरियोसिटी छुपाए बिना पूछा। लुइस ने खड़े होते हुए लापरवाही से जवाब दिया, वो जायंट साइमन है जो रू डू रोसिग्नोल पर डांस हॉल्स चलाता है। क्या वो भी हमारे सवॉय मॉब का हिस्सा नहीं है? लुमियन ने आगे पूछताछ की। लुइस ने सिर हिलाया। सच है, लेकिन बैरन के साथ उसके टर्म्स अच्छे नहीं हैं। वो हमेशा बैरन से बहस करता रहता है कि चूंकि वो लोन शार्किंग देखता है, इसलिए उसे साल डे बाल ब्रीज का कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखना होगा कि वो यहाँ किस लिए आया है। लुइस अभी 2 कदम ही चला था कि उसने अपनी पेरिफेरल विजन से देखा कि लुमियन अभी भी बार काउंटर पर ही खड़ा है। वो मन ही मन एक आह भरे बिना नहीं रह सका। इसे समझ ही नहीं आता कि मौके का फायदा कैसे उठाना है। क्या इसे खुद पहल करके बैरन के सामने मेरा साथ नहीं देना चाहिए था? अगर जायंट साइमन कुछ भी गलत कहता तो इसे उसे घूरना चाहिए था या उसे गन से डराना चाहिए था। तभी तो ये बैरन का ट्रस्ट जीतना शुरू करेगा। हाँ, ये रूथलेस, पागल और पावरफुल हो सकता है, लेकिन इन चीजों के मामले में ये अभी भी एक ग्रीन हॉर्न ही है। जाहिर है, अगर लुमियन सच में उसके साथ सेकंड फ्लोर पर जाकर बैरन ब्रिग्नेस की मदद करना चाहता तो लुइस उसे मना कर देता। आखिर बैरन और जायंट साइमन सवॉय मॉब के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स डिस्कस कर सकते थे। वो किसी रुकी के छिपकर बातें सुनने की जगह नहीं थी। लुमियन ने सोचा, सवॉय मॉब अंदरूनी लड़ाइयों से भरा हुआ लगता है। मान लो बैरन ब्रिग्नेस और जायंट साइमन के बीच कोई शोडाउन होता है और कोई एक हार जाता है, और फिर हेड हॉन्चो को तूफान शांत करने और उनकी पोजीशन संभालने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत पड़ती है, तो क्या मैं परफेक्ट कैंडिडेट नहीं होऊंगा? जब वो समय आएगा, अगर मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरा तो मैं मिस्टर के का मिशन पूरा कर लूंगा। लीडर्स के अलावा मुझे सवॉय मॉब में कोई और नहीं दिखता जो मार्गोट को अकेले हरा सके। अब ट्रिक ये है कि बैरन ब्रिग्नेस और जायंट साइमन को बिना शक पैदा किए एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा दिया जाए। अपनी स्ट्रेटेजिक सोच में खोया हुआ लुमियन ने एक ग्लास एब्सिंथ मंगाई। इससे पहले कि वो उस रहस्यमयी एमरल्ड एलिक्सर की आखिरी घूंट का मजा ले पाता, उसने जायंट साइमन को सीढ़ियों से उतरते देखा। उसके पीछे उसके आदमी थे और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। खैर, लगता है वो खुश नहीं है। लुमियन ने अपनी नजरें हटाते हुए गौर किया। वो अपने विचारों को एक्शन में बदलने की जल्दी में नहीं था। वो अभी भी सवॉय मॉब की अंदरूनी जानकारी के मामले में काफी पीछे था। उसी शाम बाद में ऑबर्ज डिकॉक डोर लौटने पर रिसेप्शन डेस्क पर बैठी मैडम फेल्स खड़ी हुई और उसे बताया, मिस्टर ईव आ गए हैं। वो फर्स्ट फ्लोर के डाइनिंग रूम में खिड़की के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। बुरा नहीं है, वो काफी जल्दी आ गया। लुमियन ने तारीफ में सिर हिलाया और लॉबी के सामने वाले छोटे डाइनिंग रूम की तरफ चल दिया। मिस्टर ईव ने सीएल के एक्सेंट्रिक लेकिन स्टाइलिश बालों के बारे में सुना था। उसे डाइनिंग रूम में कदम रखते देख वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मिस्टर सीएल, इधर आइए। वो अपनी 50s की उम्र के करीब एक आदमी था। उसके ब्लॉन्ड बाल, जिनमें चांदी जैसी सफेदी की झलक थी, सलीके से सजे हुए थे। उसने एक फीका डार्क सूट और चेस्टनट ट्वीड ट्राउजर्स पहने थे। उसकी आंखें चमकती हुई ब्लू थीं और उसकी दाढ़ी पतली थी। लुमियन ने डाइनिंग टेबल के सहारे रखी छड़ी पर एक नजर डाली, फिर चेहरे पर एक फ्रेंडली मुस्कान लिए करीब आया। गुड इवनिंग मिस्टर आइव। दोनों के बैठने के बाद आइव ने वेटर को इशारा किया कि सर्विंग शुरू करे। आने में देरी के लिए माफी चाहता हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी स्वॉम्प्ड था, आइव ने पछतावे के साथ कहा। उसका एक्सेंट साफ तौर पर ट्रायर रीजन का था। अनजान बनते हुए लुमियन ने सवाल किया, क्या आप एक से ज्यादा मोटेल के मालिक हैं? वरना वो इतना बिजी किस लिए था? ईव हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुमियन उसकी पोलाइट बात को इतना लिटरली ले लेगा। वो हकलाते हुए बोला, वहाँ कुछ और मामले हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं हैं। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, वेटर शाम का खाना ले आया, दोनों के लिए एक एक पोर्शन। बीन सूप, पॉर्क सॉसेज, फेना पॉटर राइस और एक सॉस जिसमें प्लेट का 5वां हिस्सा घेरा हुआ था। ये उनकी सिग्नेचर मीट सॉस है, आइव ने उत्साह के साथ बताया। बस इतना ही? लैंडलॉर्ड की कंजूसी के बारे में लुमियन का नजरिया एक नए डायमेंशन पर पहुंच गया। हालांकि उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने फेना पॉटर राइस खाना शुरू किया, जो हल्की मीठी सॉस से ढका हुआ था और जिसमें मिर्च और सिरके का स्वाद था। करीब 1 मिनट तक खाना खाने के बाद लुमियन ने ऊपर देखा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ मिस्टर आइव से कहा, आपकी पेनी पिंचिंग आदतों के साथ आप हर कमरे में सल्फर क्यों प्रोवाइड करते हैं? उसने जानबूझकर नरम शब्द फ्रूगल का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी टोन सार्केज्म से भरी थी।
मिस्टर ईव का चेहरा उतर गया। वो साफ तौर पर नाखुश था। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। मोटेल खटमलों से भरा हुआ है। अगर हम सल्फर प्रोवाइड न करें तो कोई यहाँ नहीं रुकेगा। सच में? जब तक कीमत कम है, पैसे की तंगी झेलने वाले लोग कुछ खटमलों के बारे में ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे। लूमियन ने लापरवाही से सॉसेज का एक टुकड़ा काटा और एक बाइट ली। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सुझाव दिया, क्यों ना आप डेली क्लीनिंग के लिए कुछ रेगुलर क्लीनर्स रख लें? इससे बेड बग्स काफी कम हो सकते हैं। 2 फुल टाइम क्लीनर्स मुझे महीने के 130 से 150 वर्ल्ड डियोर पड़ेंगे, जबकि हफ्ते में एक बार की थरो क्लीनिंग में सिर्फ 18 वर्ल्ड डियोर लगते हैं। मिस्टर ईव ने विरोध किया। वो इस खर्चे के ख्याल से ही दुखी लग रहा था। लूमियन बस मुस्कुराया। मेरा मतलब था, आप सफाई खुद क्यों नहीं करते, अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं लेते? इससे उसके वीकली एक्सपेंसेस से 18 वर्ल्ड डियोर कम हो जाते। मिस्टर ईव इस सुझाव पर सोचता हुआ लगा, जैसे उसे इसमें कोई फायदा दिख रहा हो। हालांकि एक गहरी सोच के बाद उसने आह भरी और कहा, दुर्भाग्य से हम कहीं और बिजी हैं। क्या करने में? लूमियन ने जवाब के लिए दबाव नहीं डाला। खाना खत्म करने के करीब 1 मिनट बाद लूमियन ने ऊपर देखा और मिस्टर आइव को अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ संबोधित किया। उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि आइव एक नंबर का महाकंजूस है। मिस्टर आइव ने लूमियन को गौर से देखा, फिर हिचकिचाते हुए ऑफर दिया, मैं मार्गो को हफ्ते के 20 वर्ल्ड डियोर दिया करता था। आप कौन सा दिन प्रेफर करेंगे? लूमियन हंस पड़ा। मुझे देने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा थरो क्लीनिंग में इन्वेस्ट कीजिए। मिस्टर ईव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई एतराज नहीं किया। आखिर क्लीनिंग सर्विस की कॉस्ट सिर्फ 18 वर्ल्ड डियोर थी, और अगर हफ्ते में 2 बार का कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो और बेहतर रेट के लिए मोलभाव कर सकता था। अपनी प्लेट साफ करने के बाद लूमियन ने पूछा, क्या आपको पता है कि 504 वाले टेनेंट को क्या हुआ? वह उस आदमी की बात कर रहा था जिसने चार्ली के कमरे में सुजाना मटीज का पोर्ट्रेट लगाया था, जो रू डे ला म्यूराई, रू डे ब्रेडा और रू डे रोसिन्योल पर अक्सर देखा जाता था, और जो तब से कहीं और चला गया था। लूमियन ने ये जानकारी पहले मैडम फेल्स से मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उनके लिए टेनेंट्स में उनका इंटरेस्ट तभी तक था जब तक वे रेंट देते थे और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मिस्टर आइव हैरान लगा। उसने अपनी प्लेट में बचे हुए खाने पर नजर डाली और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं अक्सर मोटेल नहीं आता। मुझे नहीं पता कि कौन से रूम्स में कौन रह रहा है। वह जवाब, उसमें गिल्ट की बू आ रही थी। लूमियन की भौहें थोड़ी फड़की, लेकिन उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने देखा कि मिस्टर आइव ने अपनी प्लेट सलीके से साफ की। चावल का एक दाना या सॉस का एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ा। मिस्टर ईव के जाने के बाद लूमियन करीब 20 सेकंड्स बाद मोटेल से निकला और एक सुरक्षित दूरी से लैंडलॉर्ड का पीछा करने लगा। चैप्टर 157, Ancienne cage à pigeons। उसने मिस्टर ईव को एवेन्यू ड्यू मार्श के बीच में स्थित एक बेज रंग की 6 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक तक फॉलो किया। मैडम फेल्स की आम बातचीत से उसे जो पता चला था, उसके हिसाब से ये शायद मिस्टर ईव का घर था। लूमियन ने हाउस कॉल करने में जल्दबाजी नहीं की। कुछ काम रात के अंधेरे में करना ही सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा उसे पूरा यकीन नहीं था कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स अभी भी सुजाना मटीज के मामलों की जांच कर रहे हैं या मिस्टर आइव के जरिए कोई सुराग ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं। एक एक्सीडेंटल मुलाकात काफी ऑकवर्ड हो सकती थी। अगर ऐसी नौबत आई तो लूमियन को तुरंत गायब होना पड़ेगा। स्ट्रीट लैंप्स की हल्की रोशनी में उसने मिस्टर ईव के अपार्टमेंट के चक्कर लगाए और आसपास के माहौल का जायजा लिया। लूमियन को जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा वो थी एवेन्यू ड्यू मार्श की दूसरी तरफ अपार्टमेंट के ठीक सामने वाली 3 मंजिला ईंटों जैसी लाल इमारत। उसके फॉये में खंबे थे और ऊपर एक साइन लगा था, थिएटर de l'ancienne cage à pigeons। लोग लगातार अंदर जा रहे थे। हर थोड़ी देर में तालियों की गड़गड़ाहट और म्यूजिक की आवाजें बाहर आती थीं, जिससे एक लाइवली माहौल बना हुआ था। लूमियन जानता था कि ये आम लोगों के लिए एक थिएटर है जहां टिकट के दाम सस्ते हैं, और ले मार्च डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन में इसका मोनोपोली है। पीछा करने वालों से बचने के लिए एक आइडियल जगह। लूमियन को कई नॉवेल्स के थिएटर से जुड़े हादसों की याद आ गई। मुस्कुराते हुए उसने सड़क पार की और थिएटर de l'ancienne cage à pigeons के फॉये में दाखिल हुआ। दीवारों पर अभी चल रहे और आने वाले नाटकों के पोस्टर्स लगे थे, साथ ही कुछ पुराने क्लासिक्स के भी। जब लूमियन सोच रहा था कि थिएटर का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो वहीं खड़ा होकर ध्यान से फोटोग्राफ्स, स्केचेस और कैप्शंस को देखने लगा। अचानक एक कोने में छिपे हुए एक पोस्टर पर एक जाने पहचाने चेहरे ने उसका ध्यान खींचा। बैकग्राउंड में एक एक्स्ट्रा का रोल निभाते हुए एक आदमी दिखाया गया था जिसके बाल एकदम सुनहरे थे, नीली आंखें थीं और एक हल्की दाढ़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आइव था, वही आदमी जिसका वो पीछा कर रहा था।
मिस्टर आइव एक थिएटर एक्टर भी है या सिर्फ एक एंथुजियास्ट? लूमियन इस पहेली के बारे में सोचने लगा। उसका पहला इंप्रेशन ये था कि ऑबर्ज डू कॉकडोर के मालिक और लैंडलॉर्ड के रूप में मिस्टर ईव काफी अमीर होना चाहिए। इसके अलावा वो कई दूसरे एंटरप्राइजेस भी चलाता था, इसलिए उसका एक्टिंग में हाथ आजमाना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी आइव की दौलत जमा करने की आदत और उसकी कंजूसी को देखते हुए लूमियन इस बात को पूरी तरह खारिज नहीं कर पाया कि वो आदमी अपने खाली समय में एक छोटे एक्टर के रूप में काम कर रहा होगा। आखिर ये कुछ और सिक्के कमाने और कीमती समय बर्बाद करने से बचने का एक मौका ही तो था। एक बार जब वो संतुष्ट हो गया कि वो छोटा मोटा कैरेक्टर वाकई मिस्टर आइव ही था, तो लूमियन की नजरें पोस्टर के टाइटल पर गईं, फॉरेस्ट फेरी। एडिशनल स्क्रिप्ट से लूमियन ने ये समझा कि ये थिएटर डे लॉन्सियन केज ऑफ पिजन्स का एक क्लासिक प्रोडक्शन था, जिसे कभी कभी नए दौर के लिए फिर से शुरू किया जाता था। फॉरेस्ट फेरी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस के चेहरे के नक्श बहुत साफ थे। उसकी ऑरा बहुत आकर्षक थी और झील जैसी नीली आंखें मासूमियत और पवित्रता से भरी थीं। हालांकि लूमियन को वो कम जादुई लगी, क्योंकि उसने टहनियों और हरी पत्तियों से बने ब्रेसलेट, नेकलेस और बेल्ट पहने हुए थे और ऊपर से फूलों का एक लॉरल क्राउन था। उसे देखकर आवा की यादें ताज़ा हो गईं, जो उसके सपनों की स्प्रिंग एल्फ थी, और सुजाना मिटीज की भी, जिसकी लहराती हुई टर्कोइज जुल्फें थीं। लूमियन के लिए ये यादें पुरानी यादों की तरह सुखद नहीं थीं, खासकर बाद वाली, जिसके बालों की अनोखी कशिश अब खत्म हो चुकी थी और वो एक डरावनी और घिनौनी इमेज बन गई थी। शार्लेट कैल्विनो। एक्ट्रेस का नाम नोट करने के बाद लूमियन ने और सुराग ढूंढने के लिए दूसरे पोस्टर्स की भी बारीकी से जांच की। आखिरकार उसने ये अंदाजा लगाया कि मिस्टर आइव ने थिएटर डे लॉन्सियन केज ऑफ पिजन्स में 3 नाटकों में काम किया था। फिर भी हर नाटक में वो केवल एक सपोर्टिंग एक्टर ही था, जिसे आसानी से बदला जा सकता था। सोच विचार करते हुए थिएटर में दाखिल होते समय लूमियन ने एक टिकट के लिए 10 लिक्स दिए। थिएटर डे लॉन्सियन केज ऑफ पिजन्स एक अच्छी तरह से बनी हुई इमारत थी। एक बड़ा स्टेज कोने में बना था, जिसे दीवार पर लगे गैस लैंप्स रोशन कर रहे थे। वहां ऊंचे पर्दे लगे थे और कई स्टीम पावर्ड मशीन्स भी थीं। सीटों की साफ कतारें पूरे थिएटर में लगी थीं, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ती हुई टेरेस्ड स्टेयरकेसेस जैसी लग रही थीं। लूमियन ने अपना टिकट स्टब लिया और अपनी सीट ढूंढ ली। उस समय जो नाटक चल रहा था वो प्रिंसेस एंड द बीस्ट था। एक्टर्स के कपड़े थोड़े खुले थे और उनमें रिस्क की झलक थी, जो पूरी तरह से लमाश डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन की खूबसूरती की पसंद के हिसाब से था। जैसे जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ी, उसे देखकर लूमियन के अंदर एक हैरानी की आह निकली। क्या ट्रायर में एक्टिंग का स्टैंडर्ड ऐसा ही है? ऐसी थिएट्रिक्स केवल लमाश डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन में गुजारा करने के लायक ही है? क्वार्टियर डे ला मेजॉन डॉपरा के थिएटर्स का लेवल क्या होगा? लूमियन थिएटर की दुनिया के लिए अजनबी नहीं था। और के घर पर ही रहने के स्वभाव के बावजूद वो भी कभी कभी बाहर जाने के लिए तरसती थी। कभी कभी वो मैडाम पुआलिस से एक पोनी उधार लेती थी या कॉर्डू की बूढ़ी औरतों से गप्पे मारती थी, स्थानीय बच्चों को कहानियां सुनाती थी, और कभी कभी वो लूमियन को नाटक, ओपरा, सर्कस परफॉर्मेंसेस देखने या प्रेरणा के लिए अंडरग्राउंड बुक मार्केट ले जाती थी। एंशियन केज ऑफ पिजन्स के मुकाबले वे थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस नौसिखियों के प्रयासों जैसे लगते थे। स्टेज पर मौजूद लीड एक्टर्स वाकई में मंत्रमुग्ध करने वाले थे। चाहे उनके चेहरे के भाव हों, शारीरिक हाव भाव हों या उनके संवाद, वे ऐसे लग रहे थे जैसे कहानी के पन्नों से निकलकर जिंदा दुनिया में आ गए हों। लूमियन, जिसका शुरू में ध्यान केवल गड़बड़ी ढूंढने पर था, वो खुद को अचानक उस नाटक में खोया हुआ पाया। उसे बीस्ट के खुद के ऊपर शक, क्रूरता और तड़प की उलझन के लिए दुख महसूस हुआ, और प्रिंसेस की बेदाग मासूमियत, दयालुता और दिल को छू लेने वाली परेशानी के लिए भी। इन मुख्य कलाकारों में से कोई भी आसानी से डायरिच के थिएटर में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। जैसे ही पर्दा गिरा, लूमियन ने खुद को खड़ा पाया और अपनी पसंद जाहिर करने के लिए तालियां बजाईं। हालांकि उसके दिल में एक हल्की सी मायूसी थी कि परफॉर्मेंस इतनी जल्दी खत्म हो गई। उसे एक्टर्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा और न ही वो थिएटर के अंदर इंटरमिशंस के दौरान रेस्टरूम जाने के समय कुछ अजीब महसूस कर पाया। एंशियन केज ऑफ पिजन से निकलते समय लूमियन ने अपनी नजरें सामने वाली शहद जैसे रंग की अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ घुमाई और छठी मंजिल की खिड़कियों को रोशन करने वाले पीले गैस लैंप को गौर से देखा। मैडाम फेल्स ने इशारा किया था कि मिस्टर आइव ने पैसे बचाने के लिए छत पर एक वेजिटेबल गार्डन बनाया हुआ है। लूमियन ने अंदाजा लगाया कि आइव का घर पक्का अपार्टमेंट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल यानी छठी मंजिल पर ही होगा। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद लूमियन की नजर चमकती हुई खिड़कियों में से सबसे धुंधली वाली पर पड़ी। आइव की कंजूसी को देखते हुए उसने शायद एक एक्स्ट्रा गैस लैंप जलाने से मना कर दिया होगा। एक सुनसान और अंधेरा कोना ढूंढकर लूमियन वहां जम गया। उसका पूरा ध्यान उस हल्की रोशनी वाली खिड़की पर था। वो किसी भी हलचल के इंतजार में एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा रहा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, एक बेघर आदमी वहां से गुजरा जिसने उस सुरक्षित कोने को रात के लिए अपना बिस्तर बनाने की सोची थी। हालांकि लूमियन की साए जैसी आकृति को देखकर वो हिचकिचाते हुए कहीं और चला गया।
ऐसी मुलाकातें अब लूमियन के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। बिना विचलित हुए वह अपनी निगरानी करता रहा। रात के 11 बजे के करीब खिड़की की वो मध्यम रोशनी बुझ गई। करीब 15 मिनट बाद मिस्टर ईव, जिसने एक धुंधला डार्क सूट और चेस्टनट रंग का ट्वीड ट्राउजर्स पहना हुआ था, अपार्टमेंट के दरवाजे पर दिखाई दिया। सावधानी से आसपास नजरें घुमाते हुए और एक कार्बाइड लैंप को कसकर पकड़े हुए वो सड़क के अंधेरे साए में चलते हुए अंडरग्राउंड ट्रायर के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, जो कुछ ही दूरी पर था। लूमियन एक जिंदा मूर्ति की तरह खड़ा गवाह बना रहा और मिस्टर आइव के लैंप के पीछे हटती रोशनी को देखता रहा जब तक कि वो अंधेरे में खो नहीं गई। कुछ मिनटों बाद जब ऑफिशियल बियॉन्डर्स का मिस्टर आइव का पीछा करने का कोई निशान नहीं मिला, लूमियन उठा, अपने कपड़े झाड़े और एवेन्यू डू मार्श को पार करके भूमिगत जाने वाली छिपी हुई पत्थर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लूमियन ने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहली बात तो ये कि उसके पास रोशनी का कोई साधन नहीं था। उसकी मोमबत्तियां केवल रिचुअलिस्टिक मैजिक के लिए थीं, जिनकी खुशबू बहुत तेज और साफ पता चलने वाली थी। दूसरा, उसे मिस्टर ईव की असली काबिलियत अंडरग्राउंड ट्रायर में जाने के उसके इरादों या उसकी ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ कदम पीछे हटते हुए लूमियन पास की इमारत के खंभे की परछाई में घुल-मिल गया और खुद को सुकून देने वाले अंधेरे में छुपा लिया। एक उबाऊ इंतजार शुरू हुआ। जैसे ही आधी रात करीब आई, अंडरग्राउंड एंट्रेंस के अंधेरे में कार्बाइड लैंप की नीली चमक दिखाई दी। मिस्टर ईव की लंबी परछाई एक बार फिर वहां नजर आई। जैसे ही वो पत्थर की सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, लूमियन ने अपनी टोपी अपनी आंखों तक नीची की और आगे बढ़कर गुर्राते हुए कहा, दिस इज अ होल्ड अप। इस अचानक की गई चाल के पीछे की स्ट्रैटेजी मिस्टर आइव की ताकत को मापना था। अगर लैंडलॉर्ड बहुत ताकतवर निकला तो लूमियन को लगा कि वो शायद लुटेरे को जानलेवा फुर्ती से हटा देगा। उस सूरत में लूमियन के पास तेजी से निकलने का मौका होगा और सबसे बड़ा खतरा बस थोड़ी चोट और जेब में एक छोटा सा घाव ही होगा। लेकिन अगर मिस्टर ईव कोई बड़ी काबिलियत नहीं दिखा पाता तो ये नकली लूटपाट तुरंत एक असली अपहरण में बदल जाएगी। लूमियन फिर लैंडलॉर्ड को अंडरग्राउंड ट्रायर के एक सुनसान कोने में घेर लेगा और रूम 504 के किराएदार को लेकर उसके गुप्त व्यवहार और उसकी रात की अंडरग्राउंड यात्राओं के बारे में जवाब मांगेगा। लूमियन की होल्डअप की भारी आवाज सुनकर मिस्टर ईव साफ तौर पर घबरा गया। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए उसने एक घिसा हुआ ब्राउन लेदर वॉलेट निकाला और एक सिल्वर कॉइन निकाला जिसकी कीमत 1 वर्ल्ड डीडॉर थी। सिल्वर कॉइन को देखते ही लूमियन के अंदर लालच की एक अचानक लहर उठी। उसकी बारीक डिजाइन, जिसकी सतह पर मलाईदार नक्काशी और चमकती हुई लकीरें थीं, उसे अपनी तरफ खींचने लगीं। लगभग अपनी मर्जी के खिलाफ उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और मिस्टर आइव से वो सिक्का छीन लिया। एक फुर्तीले मोड़ के साथ वो अपनी एड़ी पर घूमा और एक लुटेरे का रोल पूरी परफेक्शन के साथ निभाते हुए वहां से भाग निकला। भागने के 5 या 6 कदम बाद ही लूमियन को एक बात परेशान करने लगी। भला कैसा लुटेरा केवल 1 वर्ल्ड डीडॉर का सिक्का चुराकर भागेगा? और मैंने वो सिक्का पकड़ा ही क्यों? लूमियन के होश अचानक लौट आए। डांसर की एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने शरीर को जोर से मोड़ा और फिसलते हुए रुक गया। उसने गौर किया कि मिस्टर ईव भी भाग रहा था। ओबर्ज डू कॉक डोर का लैंडलॉर्ड एवेन्यू डू मार्श को पार करके तेजी से थिएटर डे लॉन्सियन केज पिजन्स की तरफ बढ़ा। लूमियन, जो पहले पीछा करने की तैयारी कर रहा था, अचानक अपनी रफ्तार धीमी कर दी। मिस्टर ईव, जो अब एक लूट का शिकार था, न तो अपने घर की पनाह की तरफ गया और न ही चहल पहल वाले बाजार के इलाके में कानून की मदद लेने के लिए। इसके बजाय उसने थिएटर को चुना, जो उसके घर से एक एंगल पर स्थित था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वहां किसी ज्यादा असरदार रखवाले को महसूस किया हो? लूमियन की भौहें गहरी सोच में सिकुड़ गईं। फिर पलक झपकते ही वो घूमा और अपने नकली लुटेरे का रोल फिर से शुरू कर दिया। उसे चिंता थी कि मिस्टर आइव कहीं ऐसी फौज न खड़ी कर ले जो उसके छीने हुए सिल्वर कॉइन को वापस लेने के काबिल हो। मिस्टर ईव की मशहूर कंजूसी को देखते हुए ऐसी प्रतिक्रिया की पूरी संभावना थी। हालांकि लूमियन को एक वर्ल्ड डीडॉर खोने की कोई खास फिक्र नहीं थी, लेकिन पकड़े जाने से पक्का उसकी पहचान उजागर हो जाती। एवेन्यू डू मार्श से बाहर निकलते हुए उसने बेपरवाही से वो सिल्वर कॉइन सड़क किनारे सो रहे एक लाचार भिखारी की तरफ उछाल दिया। धातु की खनक सुनकर उस आदमी की आंखें खुलीं और पास के लैंपलाइट के नीचे पड़े उस चमकते हुए सिक्के पर टिक गईं। रू एनर्जी पर वापस पहुंचकर लूमियन ने अपनी टोपी और कोट उतारा, उन्हें अपनी बगल में दबाया और मजे से पैदल चलने लगा। उसके टेस्ट ने उसके शक की पुष्टि कर दी थी। मिस्टर आइव कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास बियॉन्डर एबिलिटीज थीं, हालांकि वे कॉम्बैट के लिए तैयार नहीं लग रही थीं। उसने एक लुटेरे को सिल्वर कॉइन उपहार में देने और वहां से हटने का फैसला किया था। इस छोटे से वाक़े ने मेरे अंदर उस सिल्वर कॉइन के लिए एक अचानक और बहुत तेज चाहत भर दी। वो चाहत इतनी जोरदार थी कि मैं लगभग अपने असली इरादे भूल गया और पागलपन का शिकार होने ही वाला था। लूमियन ने इस अजीब मुलाकात के बारे में सोचा। ये एक ऐसा एहसास था जिसे उसने पहचान लिया था।
उसने सुजाना मत्तीसे का सामना करते समय भी ऐसा ही कुछ महसूस किया था। एक एहसास उसे लकवा मारने वाले डर से भर देता था, तो दूसरा उसे तर्कसंगत सोच से दूर करके उसकी जगह नफरत भर देता था। इन शक्तियों के असर में समानताएं। क्या मिस्टर ईव का रिश्ता सुजाना मत्तीसे से हो सकता है? रूम 504 के किराएदार का क्या अंजाम हुआ होगा? फॉरेस्ट फेरी, पत्तियां, लॉरल्स? क्या थिएटर डे लॉन्सियन केज पिजन्स का भी सुजाना मटीस से कोई ताल्लुक है? लुमियन कयास लगाते हुए अपने कदम ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर की तरफ ले गया। वो चार्ली को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड बार में गया, जहां चार्ली हाथ में बियर का ग्लास लिए होटल के कुछ किराएदारों के साथ गाना गा रहा था। We impoverished souls dwelling in the attic. लुमियन को वापस आया देखकर चार्ली ने सबसे माफी मांगी और काउंटर की तरफ आया और एक लंबी आह भरकर बोलना शुरू किया। तुम यकीन नहीं करोगे कि आज दोपहर को क्या हुआ। होटल मैनेजर ने 2 बार मेरी ड्रिंक्स चुराई और फिर ये कहने की हिम्मत की कि मैडम एलिस की सिचुएशन की वजह से वो मुझे ऑफिशियल अटेंडेंट की पोस्ट पर प्रमोट नहीं कर सकता। मैं एक मामूली हैंडीमैन बनकर ही रह गया हूँ। कितना घटिया है, मैं कितना बदकिस्मत हो सकता हूँ। अचानक चार्ली खामोश हो गया और खुद से बुदबुदाने लगा, अनलकी, अनलकी। कुछ बार इसे दोहराने के बाद उसने लुमियन की तरफ देखा और लुमियन की हल्की मुस्कान को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। चैप्टर 158 रिपोर्ट। सीएल की सुबह की दी गई चेतावनी के बारे में सोचते हुए कि कुछ बुरा हो सकता है, चार्ली दंग रह गया। उसी दोपहर उसने वो जॉब प्रॉस्पेक्ट खो दिया था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और यहाँ तक कि उसने कुछ वर्ल्ड डील और सबको ड्रिंक्स पिलाने में भी उड़ा दिए थे। इन बातों के ख्याल ने उसके कंधों पर बोझ और बढ़ा दिया। सीएल की मुस्कुराहट उसे चुभ गई और चार्ली की आवाज धीरे हो गई। क्या तुम भविष्य देख सकते हो? उसकी भविष्यवाणी एकदम सटीक निशाने पर बैठी थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बस एक अंदाजा था, लुमियन ने कहा। उसके मुंह से झूठ बहुत सफाई से निकला। फिर भी यह पूरी तरह से झूठ नहीं था। ये एक तरह का एजुकेटेड गेस था जो उसने किस्मत के बदलते हुए पैटर्न्स को देखकर लगाया था। ये कुछ ऐसा था जैसे जवाब पहले से पता हो और फिर तरीका निकाला जाए। चार्ली के चेहरे पर यकीन न करने के भाव थे, फिर भी उसने सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय उसने उम्मीद के साथ पूछा, क्या मेरी बुरी किस्मत का दौर खत्म हो गया है? लुमियन मुड़ा, उसका ध्यान अब कहीं और था और उसकी आंखों में तूफान सा आ गया। उसका चेहरा जल्द ही उसके ख्यालों की गंभीरता दिखाने लगा। चार्ली ने सीएल के बदले हुए बर्ताव को देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई और घबराहट के मारे मुंह सूखने लगा। क्या क्या हो रहा है? लुमियन ने अपने होंठ भींचे और कहा, तुम्हारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। चार्ली का चेहरा उतर गया और उसका रंग पीला पड़ गया, जो पहले की लाली से बिल्कुल उलट था। लुमियन धीरे से हंसा, बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। हो सकता है कि कुछ समय के लिए तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी न रहे, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बदकिस्मत भी नहीं रहोगे। इससे ये लगा कि भले ही सुजाना मत्तीसे वाला मामला पूरी तरह खत्म न हुआ हो, पर यह अभी जल्दी और नहीं बढ़ेगा। चार्ली को लुमियन की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। सच में? ये बस एक कहानी है, चाहो तो यकीन करो, ना चाहो तो मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लुमियन ने कहा और बेपरवाही से मुस्कुराते हुए एक ग्लास एब्सिंथ फेनल मंगाया। लुमियन के इस बेफिक्र बर्ताव ने चार्ली को राहत की सांस लेने में मदद की। वो पास के बार स्टूल पर टिक कर बैठ गया और अपनी राय बियर पीने लगा। मुझे लगा था कि वो पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये नामुमकिन नहीं है। लुमियन ने चार्ली को और ज्यादा डराने की कोशिश नहीं की। चार्ली की नजर बार टॉप पर टिक गई और वो बुदबुदाया, तुम्हें पता है, उस समय मैंने सोचा था कि काश मैं एक मामूली हैंडीमैन होता और बाजार वाले इलाके को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके भाग जाता। लुमियन ने उसकी तरफ देखा। अगर मुसीबत आने वाली है तो तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, उससे बचकर भाग नहीं पाओगे। चार्ली के चेहरे पर एक कड़वाहट साफ झलकने लगी। लुमियन ने आगे सुझाव दिया, तुम बेहतर होगा कि पास के इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल जाओ और वहां ज्यादा प्रार्थना करो। और वैसे मैंने आज हमारे लैंडलॉर्ड मिस्टर आइव के साथ खाना खाया था। जब हमारी बातचीत में रूम 504 की बात आई तो वो थोड़े अजीब लगे, जैसे कि वो पिछले किराएदार के बारे में कुछ जानते हों लेकिन बताना ना चाहते हों। चार्ली एक पल के लिए ठिठक गया और फिर सीएल के इशारे को समझ गया। उसने फिर से अपनी आवाज धीमी की, वही जिसने उस औरत की तस्वीर टांगी थी। लुमियन ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। चार्ली थोड़ी देर चुप रहा और फिर बुदबुदाया,
क्या उस औरत का मिस्टर आइव से कोई रिश्ता है? क्या उसे उस तस्वीर के बारे में कुछ गड़बड़ होने का शक है? मुझे अधिकारियों को बताना चाहिए। मैं कल सुबह होते ही पास के कैथीड्रल जाऊंगा और प्रीस्ट से बात करूंगा। बुरा नहीं है। मेरे साथ कुछ दिन रहकर तुम सवॉय मॉब के लुइस से कहीं ज्यादा तेज हो गए हो। तुमने मेरा इशारा तुरंत पकड़ लिया। लूमियन ने अपना ग्लास उठाया और उस हरे रंग के लिक्विड की एक चुस्की ली। लूमियन को थिएटर द लॉन्सियन केज पिजन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए समस्या कितनी गंभीर थी यह उसके लिए एक रहस्य था। खुद से की गई किसी भी जांच में कोई सार्थक जानकारी जुटाने में कम से कम कुछ हफ्ते लग जाते। यहाँ तक कि तब भी शायद उसके पास उससे निपटने के साधन न होते। ऐसे में उसका सबसे अच्छा रास्ता ये था कि अधिकारियों को शुरू से ही सतर्क कर दिया जाए ताकि वे कमान संभाल सकें। एक बार फैसला लेने के बाद चार्ली ने पवार्ड नीसन की तरफ छिपकर देखा, जो ड्रिंक्स बनाने की कला में डूबा हुआ था। ये पक्का करने के बाद कि उस आदमी का पूरा ध्यान काम पर है, वो लूमियन की तरफ झुका और फुसफुसाया, अगर वे मेरी जानकारी का जरिया पूछेंगे तो मुझे क्या कहना चाहिए? बस उनसे कह देना कि ये हमारी बातचीत के दौरान सामने आया, लूमियन ने सीधे तौर पर जवाब दिया। चूंकि चार्ली पहले ही उसकी तारीफें गा रहा था, इसलिए लमाज डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन की पुलिस को पता था कि ओबर्ज डू कॉकडोर अब सीएल के इलाके में आता है। इस तरह यह बस समय की बात थी कि कब सीएल और लैंडलॉर्ड मिस्टर ईव एक साथ खाना खाते और कोई बात होती। जब समय आता तो ऑफिशियल बियॉन्डर्स मामूली पूछताछ कर सकते थे और पक्का कर लेते कि सब ठीक है। उनके पास लूमियन पर शक करने की कोई वजह नहीं होती। ठीक है। चार्ली का बर्ताव काफी शांत हो गया। लूमियन ने अपनी लाफी वर्टे की एक और चुस्की ली और फिर एक सवाल किया, तुम पॉइजन स्पर मॉब के किन लीडर्स को जानते हो? चार्ली ने पहले ही सवॉय मॉब, पॉइजन स्पर मॉब और कई अन्य छोटे गैंग्स के बारे में बताया था, जिनकी बाजार वाले इलाके में काफी चर्चा थी, इतनी कि बच्चे भी उनसे डरते थे। तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? चार्ली का चेहरा उत्साह से चमक उठा। मेरा इरादा उनसे एक दो सवाल पूछने का है, लूमियन ने बहुत ही शालीन तरीके से बात कही। चार्ली का जोश थोड़ा कम हो गया ये जानकर कि उसे कुछ तमाशा देखने को नहीं मिलेगा। मार्गोट के अलावा मैं दो और को जानता हूँ। एक है हैमर 8। वह बाजार वाले इलाके का रेगुलर आदमी है, लेकिन आजकल रू अनार्ची में उसे काफी देखा जा रहा है। फिर हारमन है, जिसका कोई निकनेम नहीं है। मैंने कई बार मार्गोट को उसके साथ देखा है और वह उसे काफी इज्जत देता है। वैसे वो गंजा है। पॉइजन स्पर मॉब का सबसे बड़ा आदमी ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर है। वो शायद एवेन्यू डू मार्श में कहीं रहता है। मार्गोट से इज्जत मिलने का मतलब है कि हारमन का रुतबा और ताकत पॉइजन स्पर मॉब में उससे कहीं ज्यादा थी। शायद हैमर 8 ने साल द ग्रिस्टमिल और रू अनार्की का कंट्रोल संभाल लिया है, इसलिए वो अक्सर यहाँ दिखता है। लूमियन ने सोचते हुए हैमर 8 पर अपनी नजरें जमा ली। उसका प्लान अगले कुछ दिनों तक उस गैंग लीडर का पीछा करना था, ताकि वो उसके रूटीन और बर्ताव को अच्छी तरह समझ सके। अगर वो सही समय पर विल्सन को नहीं ढूंढ पाया तो वो 8 को एक सबक सिखाने के बारे में सोचेगा। एब्सिंथ का ग्लास खाली करने के बाद लूमियन और चार्ली ऊपर की तरफ चल दिए। रूम 207 पहुंचने पर लूमियन को दरवाजे के पास एक लकड़ी का क्रेट दिखा, जिस पर सवाई मॉब का काले रंग से बना हुआ निशान था, एक गोली और एक खंजर। क्या ये लुइस द्वारा भेजे गए सामान हैं? लूमियन ने क्रेट उठाने के लिए नीचे झुककर उसे पकड़ा और फिर कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक काले पत्थर से पक्षियों की बीट जैसी गंदी बदबू आने लगी। साथ में आंखों का एक जोड़ा था जो खून जैसा लाल और डरावना था, और एक जहर की थैली थी जो एक कांच के जार में सुरक्षित रखी गई थी। डॉट डॉट डॉट। एवेन्यू डू मार्श गैस की लाइटों की वजह से पीली रोशनी में डूबा हुआ था। आइव, जो ओबर्ज डू कोकडोर का लैंडलॉर्ड था, किसी को एक भिखारी की तरफ ले जा रहा था जो अपनी आंखें बंद किए चैन से सो रहा था। मेरा सिल्वर कॉइन यहाँ पड़ा है, उसने ऐलान किया। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उस सोते हुए भिखारी की तरफ एक शक भरी नजर डाली और पूछा, क्या उसने तुम्हें लूटा था? बिल्कुल नहीं, आइव ने पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया। कद, काठी और यहाँ तक कि कपड़ों में भी बहुत ज्यादा फर्क है। एक लुटेरा जो चोरी का माल भिखारी को दे दे, यह स्थिति वाकई में अजीब है। वो आकृति जो लाइट की रोशनी के किनारे पर खड़ी थी ने अपनी गर्दन हल्के से हिलाई। हमें सतर्क रहना होगा और किसी भी गड़बड़ी या जांच के लिए तैयार रहना होगा। आइव ने बस अपनी सहमति में सर हिलाया और बुदबुदाया। अगर उसने मेरा सिल्वर कॉइन इस भिखारी को न दिया होता तो हम उसका पीछा सीधे तौर पर कर सकते थे। उसके पास अपनी चीजों की लोकेशन महसूस करने की एक अनोखी ताकत थी, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह लूमियन को ओबर्ज डू कॉकडोर में ही पाया गया। वह औरोर की किताब पढ़ने में मग्न था। उसे हैमर 8 और उसके साथियों पर नजर रखनी थी, जिसका मतलब था कि उसे अपनी पढ़ाई के रूटीन में बदलाव करना होगा। ये गुंडे दोपहर के समय ही बाहर आते थे और उनकी रात की मस्ती सुबह तड़के खत्म होती थी।
चार्ली सुबह होने पर पास के इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल के लिए निकल गया था। वापस आने पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लगा कि उसे कहीं से सांत्वना और सहारा मिल गया है। जैसे ही दोपहर के 12 बजने वाले थे, लूमियन ने अपनी किताब रखी और एवेन्यू डू मार्श की तरफ चल दिया। उसने खुद को मिस्यो आइव के अपार्टमेंट और थिएटर डे लॉन्सियन केज पिजन से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर लिया, इस उम्मीद में कि वो ऑफिशियल बियॉन्डर्स की कोई हलचल देख सके। सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं, दुकानें भरी हुई थीं और गाड़ियां आ जा रही थीं। फिर भी हाल की घटनाओं का कोई सुराग वहां नहीं मिल रहा था। काफी देर तक गौर करने के बाद लूमियन अपनी भूख मिटाने के लिए किसी रेस्टोरेंट को ढूंढने ही वाला था कि उसे दूर से मिस्यो आइव आते हुए दिखा। अभी भी अपने पुराने फॉर्मल सूट और चेस्टनट ट्वीड ट्राउजर्स पहने, सिर पर एक भूरे रंग की चौड़ी टोपी लगाए और हाथ में एक काली छड़ी पकड़े वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। लूमियन ने थोड़ी देर सोचा और फिर लैंडलॉर्ड को रोकने के लिए सड़क पार की। गुड आफ्टरनून मिस्यो आइव, किसी काम से बाहर गए थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्यो आइव थोड़ा घबराया हुआ लगा और फिर उसने लूमियन को गौर से देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर था। मुझे पुलिस स्टेशन में कुछ काम था। तो ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने मिस्यो आइव को पुलिस स्टेशन के बहाने बुलाया, लेकिन पूछताछ किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जिसके पास जरूरी शक्तियां थीं। लूमियन ने स्थिति का अंदाजा लगाया, हालांकि एक सवाल मन में रह गया, क्या अधिकारियों को यह पता नहीं चला कि मिस्यो आइव के पास बियॉन्डर शक्तियां हैं? लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया और उसे भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं है, मिस्यो ईव ने जवाब दिया। उसका लहजा काफी बचाव वाला और टालने वाला था। उसने बेज रंग के अपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। मुझे घर जाना है। कोई शक पैदा न हो, इसलिए लूमियन ने उसे रोकने या ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। जब मिस्यो ईव वहां से चला गया, लूमियन वहीं खड़ा रह गया और उसकी भौहें सोच में सिकुड़ गईं। उनकी इस छोटी सी बातचीत को याद करने पर कुछ भी गलत नहीं लगा। फिर भी कुछ बारीक बातें अजीब थीं, जिससे उसे एक अनजाना सा एहसास हो रहा था। बिना सोचे समझे लूमियन का ध्यान दूर जाते हुए मिस्टर ईव की तरफ गया और उसने उसकी हाल की किस्मत का अंदाजा लगाने की कोशिश की। ये काफी साधारण लगी, ना तो बहुत अच्छी और ना ही बहुत बुरी। फिर भी लूमियन को लगा कि उसका शक कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। पिछली रात उनके खाने के दौरान लूमियन ने स्वाभाविक रूप से मिस्टर आइव की किस्मत का जायजा लिया था। वो किस्मत काफी खराब स्तर की तरफ झुकी हुई थी और अब एक ही दिन में उसकी किस्मत ने एक अच्छा मोड़ ले लिया था। ऐसा क्या हुआ होगा? सोच में डूबा हुआ लूमियन बेपरवाही से अपने हाथ जेब में डाले एवेन्यू डू मार्श की तरफ टहलने लगा। चैप्टर 159 सैवेज। ऐसा लगता है कि मिस्यो आइव की किस्मत ने करवट ले ली है। पिछली रात की लूटपाट को उसने जिस तरह संभाला, उसने पक्का उसका कोई राज खोल दिया होगा, खासकर एक पुलिस ऑफिसर के भेष में छिपे हुए बियॉन्डर के सामने। क्या उन्होंने कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी और पहले से ही जाल बिछा दिया था? लूमियन के दिमाग के घोड़े तेज दौड़ने लगे। उसका बढ़ता हुआ शक ये इशारा कर रहा था कि उसकी रॉबरी की कोशिश ने उस आदमी और उसके पीछे के मददगारों को अलर्ट कर दिया था। फिर भी वो बिना कोई जांच पड़ताल किए लैंडलॉर्ड के बारे में किसी अजीब बात की पुष्टि नहीं कर सकता था। ये महसूस करते हुए कि थिएटर डे लॉन्सियन केज पिजन्स वाली आकृतियां उस पर नजर रख सकती हैं, लूमियन ने मिस्टर ईव से मिलने का विचार छोड़ दिया और एवेन्यू डू मार्श से फौरन निकल गया। उसे अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए प्रोफेसी स्पेल करने की जल्दी महसूस होने लगी। क्वार्टियर डे l'Observatoire के अंदर एक जलती हुई आग के पास लूमियन को ओस्टा ट्रूल का वही जाना पहचाना अंदाज दिखा। क्या तुम्हें वो चीजें मिल गईं जो मैंने मांगी थीं? ऑस्टा ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। एक लिनेक्स की अंतड़ियां, एक हाइना की जीभ, एक स्टैग का मैरो और कुछ ग्रे हेनबेन। इन सब का दाम 5 वर्ल्ड डियोर है। तुम्हारे वादे के मुताबिक रिवॉर्ड मिलाकर कुल 20 वर्ल्ड डियोर हुए। उनके समझौते के हिसाब से लूमियन को हर आइटम के लिए 5 वर्ल्ड डियोर एक्स्ट्रा देने थे, लेकिन यह देखते हुए कि सामान की असल कीमत सिर्फ 5 वर्ल्ड डियोर थी, ऑस्टा का जमीर उसे पूरा पैसा लेने की इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए उसने डिस्काउंट दे दिया। लूमियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस इंतजाम ने उसका काफी समय बचा लिया था। उसने ऑस्टा को 20 वर्ल्ड डियोर के नोट थमा दिए। सामान शीशे के बर्तनों या छोटे लकड़ी के बक्सों और कपड़े के थैलों में था। लूमियन ने एक एक करके उनकी जांच की और फिर उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। उसकी नजर फिर से ऑस्टा ट्रूल पर पड़ी। एक्वाटिक मॉन्स्टर के बारे में कोई और जानकारी? ऑस्टा ने सिर हिलाया। हाँ, उसके चेहरे पर पुष्टि की एक गुहार थी। उन पानी के मॉन्स्टर्स के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए मैं खुद अंडरग्राउंड रिवर तक गया था। बदकिस्मती से जमीन काफी खतरनाक थी और मैं फिसल कर गिर गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की, जिससे उसके हाथ पर गिरने के निशान साफ दिख रहे थे, तो इसलिए इसका उठने बैठने का तरीका अजीब लग रहा था।
अगर मैंने ओस्टा को जानकारी जुटाने के लिए न कहा होता तो क्या वो इस चोट से बच जाता? फिर भी मैंने उसे एक आने वाले हादसे की भविष्यवाणी करने के बाद ही काम पर रखा था। अगर मैं मना कर देता तो क्या होता? लूमियन को लगा जैसे वो तकदीर के खेल में फंस गया है। वो भी किस्मत के खेल का एक मोहरा था, जिसके फैसले और मर्जी उस किस्मत में ही छिपे थे जो वो महसूस कर रहा था। लूमियन ने अपनी सोच पर लगाम लगाई और एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने तुम्हें सावधान रहने की सलाह दी थी। ओ, ओस्टा थोड़ा हैरान लगा। सीएल की चेतावनी उसे अचानक याद आ गई। क्या उसका असर इतनी जल्दी हो गया? क्या इसकी भविष्यवाणी की ताकत वाकई इतनी जबरदस्त है? अपनी हैरानी के बीच ओस्टा ने पूछा, आपने भविष्यवाणी की थी कि मैं अगले 2 दिनों में घायल हो जाऊंगा? सीएल कौन से सीक्वेंस का है? न केवल वो लड़ाई में माहिर है, बल्कि उसकी भविष्यवाणी की स्किल्स भी शानदार हैं। लूमियन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। यह भविष्यवाणी नहीं है। उसने और ज्यादा सफाई नहीं दी और ओस्टा को अपने अंदाजे लगाने के लिए छोड़ दिया। इशारा समझते हुए ओस्टा ने और सवाल नहीं किए। इसके बजाय उसने बातचीत को फिर से पानी के मॉन्स्टर की तरफ मोड़ दिया। मैंने जो सुना है उससे ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड रिवर में 3 तरह के एक्वाटिक मॉन्स्टर्स हैं। पहला एक डूबी हुई लाश जैसा दिखता है, फूला हुआ और बहुत ही सफेद। दूसरा एक अजीब तरह से बदली हुई मछली जैसा है, जो लगभग एक इंसान जितना लंबा है और मजबूत स्केल से ढका हुआ है जिन पर कोई चोट असर नहीं करती। तीसरा पानी के ऊपर तैरते काले बालों के गुच्छों जैसा दिखता है, जो अचानक हमला करके लोगों को किनारे से खींच लेते हैं। हालांकि ये मॉन्स्टर्स उतने खतरनाक नहीं हैं। इंसानों पर उनके ज्यादातर हमले नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में बहुत सारी कहानियां और अफवाहें हैं। वे काफी छुपे हुए रहते हैं। कभी महीने में 2-3 बार दिखते हैं, कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मैं खुद कल रात वहां गया था, लेकिन अपने फिसलने के अलावा मुझे उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लूमियन ने इस पर हंसते हुए कहा, तुम्हारी लड़ने की काबिलियत को देखते हुए अगर तुम्हारा सामना उनमें से किसी से हो जाता तो मैं तुम्हारे वापस आने की उम्मीद नहीं करता। ओस्टा ने जवाब में बस एक दबी हुई मुस्कान दी। वो वहां सिर्फ इसलिए जाने की हिम्मत कर सका क्योंकि उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी और अपनी भविष्यवाणी की काबिलियत पर उसे भरोसा था। लूमियन सोच में पड़ गया। अगर ये मॉन्स्टर्स इतने कमजोर हैं, तो 2 चर्चों की बियॉन्ड टीमें या ब्यूरो 8 उन्हें आसानी से खत्म क्यों नहीं कर देती? अगर इस नदी में कोई बड़ा खतरा छिपा है, तो उनसे मिलने वाले किसी भी बेचारे की बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। इन ख्यालों के साथ लूमियन ने ओस्टा ट्रूल द्वारा दिए गए सामान को पास की चट्टानों के बीच सावधानी से छुपा दिया। वो सतर्क था। उसे लगा कि अगर भविष्य में उसकी किसी जीव से लड़ाई हुई तो ये नाजुक चीजें टूट सकती हैं। इसके बाद लूमियन ने ओस्टा को 5 वर्ल्ड डियोर का एक नोट दिया। ये मॉन्स्टर्स की जानकारी के लिए है। लूमियन ने अपना कार्बाइड लैंप उठाया और ओस्टा के बताए रास्तों और निशानों का पीछा करते हुए नदी की तरफ बढ़ गया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद ओस्टा भी खड़ा हुआ, अपना लैंप उठाया और तेजी से लूमियन के पीछे चल पड़ा। कदमों की आवाज सुनकर लूमियन मुड़ा और हैरानी से उसे देखा। ओस्टा ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। शायद मैं किसी काम आ सकूं। तुम? लूमियन अपनी नफरत भरी हैरानी नहीं छुपा सका। ओस्टा ने अपना गला साफ किया और अपना असली मकसद बताया। वह जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है। नामुमकिन है कि आपको सब कुछ चाहिए होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो पीछे छोड़ देंगे मैं उसे इकट्ठा कर लूं। अगर उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसे खरीदार मिल गया तो वो 10 वर्ल्ड डियोर से ज्यादा कमा सकता था। लूमियन उसे बस देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम साथ आ सकते हो, लेकिन मुझसे अपनी रक्षा की उम्मीद मत रखना। लूमियन को लगा कि ओस्टा की किस्मत किसी बड़े खतरे के बजाय थोड़े आर्थिक फायदे की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब था कि यह शिकार शायद सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है। ओस्टा के मन में बस यही था कि वह सीएल का दूर से पीछा करेगा और अगर कोई मॉन्स्टर दिखा तो वो दूर रहेगा। उसकी अपनी जान को खतरा बहुत कम था। लूमियन ने अपना लैंप उठाया और आगे बढ़ गया। एक तरह से ओस्टा जैसे किसी का साथ होना फायदेमंद ही था। कभी कभी मछली पकड़ने के लिए चारे की जरूरत होती है। वे दोनों अंधेरी गुफाओं की गहराई में चले गए। उनके कार्बाइड लैंप्स की टिमटिमाती रोशनी ही उनका सहारा थी। लगभग 10 मिनट बाद हवा में नमी बढ़ने लगी और लूमियन को बहते पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने अपना लैंप ऊपर किया और एक रास्ते की तरफ मुड़ गया जो अंधेरे में डूबा हुआ था। जल्द ही उसे पानी की चमक दिखाई दी। लूमियन सावधानी से नदी के पास पहुंचा। वो नदी 5-6 मीटर चौड़ी थी और पत्थरों के एक गुंबद के नीचे थी। पानी काफी साफ था और पत्थरों के बीच से रास्ता बना रहा था। शुरू में उसे वहां कोई जानदार चीज नहीं दिखी। ओस्टा पहले ही रुक गया था और एक सुरक्षित दूरी से देख रहा था। वे एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। 15 मिनट बीत गए, फिर आधा घंटा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
जैसे ही रास्ता संकरा होने लगा, लूमियन की तेज आंखों ने कुछ अजीब देखा। नदी के किनारे कुछ पत्थर इधर उधर बिखरे थे और उनके किनारों पर मिट्टी लगी थी। यहाँ कोई संघर्ष हुआ था। लूमियन सावधानी से उस जगह के करीब पहुंचा। उसने नीचे झुककर देखा तो उसे पैरों के निशान और किसी चीज को घसीटने के निशान मिले। तभी पानी की एक बूंद लूमियन की गर्दन पर गिरी। वो ठंडी और चिपचिपी थी। लूमियन को अचानक खतरे का एहसास हुआ और उसने झटके से अपना सिर ऊपर किया। ऊपर पत्थरों के बीच एक सफेद धूसर रंग की चमकती हुई आकृति छटपटा रही थी। उसका सिर एक अजगर जैसा था। शरीर पर मछली जैसे स्केल्स थे। जहां पंख होने चाहिए थे, वहां 2 हाथ और एक टांग थी जो डरावनी हद तक इंसानी लग रही थी। उस मॉन्स्टर का मुंह खुला था जिसमें नुकीले सफेद दांतों की कतार थी और उसके मुंह के कोने से एक बदबूदार तरल टपक रहा था। अगले ही पल वो मॉन्स्टर लूमियन पर झपटा। लूमियन ने पीछे की तरफ छलांग लगाई। साथ ही उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह मुड़ा और उसने अपनी दाईं टांग से एक जबरदस्ती की किक मारी। एक तेज आवाज के साथ वो किक उस हवा में उड़ते मॉन्स्टर को लगी और उसे सामने वाली पत्थर की दीवार की तरफ फेंक दिया। तड़ाक! वह मॉन्स्टर दीवार से टकराया। लूमियन फौरन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक चीते की फुर्ती के साथ उस पर हमला कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर दीवार से नीचे फिसला, लूमियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मॉन्स्टर ने अपना पंजा खोला जिसमें गहरे नीले रंग के नुकीले स्केल्स चमक रहे थे। लूमियन ने फौरन उसका हाथ मरोड़ा ताकि उन स्केल्स से बच सके। फिर उसने अपनी दाईं टांग से मॉन्स्टर की इकलौती टांग पर वार किया। एक ही टांग होने की वजह से मॉन्स्टर खुद को बचा नहीं सका। उसके पास बस लूमियन के हाथ को पकड़ने और अपना बड़ा मुंह खोलने का ही विकल्प बचा था। उस नाजुक पल में लूमियन ने अपनी पकड़ छोड़ी, नीचे झुका और दीवार की तरफ लुढ़क गया। वो मॉन्स्टर भारी आवाज के साथ उसके पीछे जमीन पर गिरा। एक ही हरकत में लूमियन मुड़ा, मॉन्स्टर की टांग पकड़ी और उसे पूरी ताकत से दीवार की तरफ दे मारा। धड़ाक! मॉन्स्टर की खोपड़ी दीवार से टकराते ही चकनाचूर हो गई। लूमियन रुका नहीं। उसने उसे खंभे, दीवार और फर्श पर तब तक पटका जब तक कि चारों तरफ गहरा लाल खून और पीला तरल नहीं फैल गया। पत्थर की दीवार पर गड्ढे पड़ गए और उस जीव की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। 10 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़ा ऑस्टाट्रूल हक्का बक्का होकर ये खौफनाक नजारा देख रहा था। कितना खूंखार! कमाल है! लूमियन ने उस बेजान और शतविक्षत जीव को बेपरवाही से जमीन पर पटक दिया। चैप्टर 160 परवर्ट। ओस्टाट्रूल ने कभी भी सील की एक्वाटिक मॉन्स्टर से निपटने की कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं उठाया था। फिर भी जिस रूथलेस एफिशिएंसी के साथ उसने उसे खत्म किया, उसने उसे हैरान कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कोई एडल्ट किसी बच्चे पर हमला कर रहा हो। ओस्टा के दिमाग में एक परसिस्टेंट इंक्वायरी बार बार आ रही थी। सील आखिर किस पाथ और सीक्वेंस से बिलोंग करता होगा? वो कॉम्बैट में इतना माहिर कैसे है और उसके पास इतनी जबरदस्त प्रोफेटिक कैपेबिलिटीज कहां से आईं? डार्क क्रिम्सन और डल गोल्डन सिंबल से भरे एक इलाके में ल्यूमियन अपनी सेरेमोनियल सिल्वर डैगर लेकर झुका हुआ था। उसने ब्लेड को मॉन्स्टर के खुले घाव में डाला, उसके फ्लैश को काट दिया और उसे पहले से तैयार किए गए हॉलो टिम्बर कंटेनर में डाल दिया। जब 2 कंटेनर मॉन्स्टर के फ्लैश और स्केल से भर गए, जिनसे एक हल्की सेरुलियन चमक निकल रही थी, तो उसने एक मेटालिक फ्लास्क का ढक्कन खोला और मॉन्स्टर का खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो बिना रुके उबल रहा था। ये देखते हुए ओस्टा ने धीरे धीरे अपने और उस मरे हुए मॉन्स्टर के बीच की दूरी कम की और पास ही खड़ा रहा। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि ल्यूमियन उठा, मुड़ा और वापस अपने कदमों पर चल दिया। हड़बड़ी में ओस्टा जल्दी से नीचे बैठा और खून, स्केल्स और जिन्हें वो स्पिरिचुअली रिच ऑर्गन समझता था, उन्हें इकट्ठा करने लगा। उसकी नजर बार बार ल्यूमियन पर जा रही थी, जो लगातार अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहा था और ओस्टा के लिए रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। ओस्टा के अंदर घबराहट, अनईज पैदा होने लगी। आखिरकार सील ने उस एक्वाटिक मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार गिराया था। उसकी पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए ओस्टा को डर था कि सील उसे भी बिना किसी मेहनत के खत्म कर सकता है। अगर वो इस सबटरेनियन रिवर के पास अंधेरे की गहराई में अकेला रह गया और खून की महक से कोई दूसरा मॉन्स्टर खिंचा चला आया, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जल्दबाजी में ओस्टा ने कलेक्ट किए हुए मटेरियल्स को पैक किया और वहां से निकलने में जरा भी देरी नहीं की। मॉन्स्टर के बाकी हिस्सों को बचाने के लालच को छोड़ते हुए वो 90% हिस्सा वहीं छोड़कर ल्यूमियन के पीछे भागा। जैसे ही उनकी कार्बाइड लैंप्स बुझीं, टनल के अंत में अंधेरा छा गया और सिर्फ पानी की आवाज गूंजती रही। कुछ समय बीतने के बाद थ्रिल सीकिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप उस भूल भुलैया जैसे रास्ते पर आया जिनके हाथ में केरोसिन लैंटर्न्स थे। उन्हें वहां एक टूटी हुई पत्थर की दीवार और बिखरा हुआ रास्ता मिला। उसके अलावा सब कुछ शांत था। वहां उस एक्वाटिक मॉन्स्टर या खून के धब्बों का कोई नामो निशान नहीं था। डॉट डॉट डॉट।
ओस्टा ट्रूल को विदा करने के बाद ल्यूमियन एक पब्लिक कैरेज में बैठ गया जो ले मार्च डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन की तरफ जा रही थी। ओबर्ज डू कॉकडोर के रूम 207 से अपनी बाकी सामग्री लेकर उसने अपनी कार्बाइड लैंप पकड़ी और एक बार फिर जमीन के नीचे की दुनिया में उतर गया। उसका डेस्टिनेशन रिचुअल वाली पुरानी जगह थी, एक क्वारी केव। उसका गोल रात होने से पहले प्रोफेसी स्पेल के लिए जरूरी मिस्टीरियस कंकॉक्शन तैयार करना था। रात का साया ढल चुका था। रात होते ही उसका इरादा पास के हॉस्पिटल जाने का था ताकि मॉर्ग से एक ताजा मरा हुआ शरीर हासिल कर सके। जैसे ही ल्यूमियन ऊपर की दुनिया की तरह दिखने वाली उस जगह से नीचे उतरा, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। कार्बाइड लैंप की रोशनी में उसने उस गीले रास्ते पर ताजा और साफ फुटप्रिंट्स देखे, भारी पैरों के निशान। ल्यूमियन ने कुछ पल उन्हें देखा और अपनी उलझन जाहिर की। उन निशानों को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वहां से गुजरने वाले का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा होगा या उसने कोई बहुत भारी चीज कंधे पर उठाई होगी। वो कौन हो सकता है? कोई अंडरवर्ल्ड स्मगलर? ल्यूमियन को शक तो हुआ, लेकिन उसका पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। ट्रायर का ये सबटरेनियन लैबिरिंथ लोगों से भरा पड़ा था। हर फुटप्रिंट के पीछे पड़ना उसे सिर्फ थका देता। इसके अलावा उस दूसरे बंदे से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब तक वे उसके आने वाले रिचुअल मैजिक में दखल नहीं देते, उसे कोई परवाह नहीं थी, भले ही वो उनकी चुप्पी पक्की करने के लिए तैयार था। लैंप का डायल घुमाते हुए ल्यूमियन ने कार्बाइड और पानी के बीच के रिएक्शन को कम किया, जिससे लौ की इंटेंसिटी धीमी हो गई और रोशनी कम हो गई। उसे चिंता थी कि पैरों के निशान बनाने वाला व्यक्ति पास ही हो सकता है और शायद पीछे से आती तेज रोशनी को डिटेक्ट कर ले। अपनी जर्नी जारी रखते हुए ल्यूमियन अचानक रुक गया। उसकी नाक फड़कने लगी। उसने एक जानी पहचानी अरोमा महसूस की, एक मस्की परफ्यूम जिसे मैस्कुलिन डिजायर्स जगाने के लिए बनाया गया था, जिसमें हल्की सी सिट्रस हिंट भी थी। थोड़ी देर तक दिमाग पर जोर देने के बाद ल्यूमियन ने उस खुशबू के मालिक को पहचान लिया। लिटिल मिंक्स जेना, जो शोई डीवा है। क्या ये उसके पैरों के निशान हो सकते थे? बेतुकी बात है। उसका वजन यकीनन 100 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। वो लोहे की तो बनी नहीं है। इसके अलावा निशान साफ तौर पर एक मर्द के थे। ल्यूमियन ने दो संभावनाओं पर विचार किया। या तो जेना अपने निशानों को छुपाने में माहिर है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रही, या फिर उसे किसी आदमी ने उठाया हुआ है। दो लोगों का कुल वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा होना काफी आम बात है। फुटप्रिंट्स के हिसाब से वो आदमी 1.65 से 1.7 मीटर्स लंबा था। उसकी चाल गेट थोड़ी अजीब लग रही थी। ल्यूमियन के माथे पर सिलवटें आ गईं। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी की वजह से उसने उस रास्ते का पीछा करने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि जेना किस मुसीबत में फंसी है या वो क्या स्कीम बना रही है। ये ध्यान रखना जरूरी था कि इस शोई डीवा पर फ्रांका की पैरामोर होने का शक था। उसके साथ जुड़ने से सावॉय मॉब का कोई गुप्त राज पता चल सकता था। ये ल्यूमियन के लिए एक मौका हो सकता था, जो लॉफ्टी हाइट्स की तलाश में था। कार्बाइड लैम्प की इंटेंसिटी और कम करते हुए उसने उम्मीद की कि बंद होने पर लौ तुरंत बुझ जाएगी। टनल की परछाइयों में छुपते हुए उसने सावधानी से दूरी बनाए रखते हुए निशानों का पीछा किया। अगर कुछ भी गलत होता तो वो रोशनी बुझाने के लिए तैयार था। जैसे जैसे पैरों के निशान ताजा होते गए, मानो कुछ पल पुराने हों, उसने कार्बाइड लैंप बुझा दी और अपने याद किए हुए रास्ते के भरोसे अंधेरे में आगे बढ़ा। इससे पहले कि उसे पता चलता, ल्यूमियन रास्ते के एक मोड़ पर पहुंच गया, जहां बाईं ओर की पत्थर की दीवार के अंत से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। अपने काले दस्ताने ग्लव्स पहनकर ल्यूमियन परछाइयों में एक साये की तरह और करीब सरक गया। वो नीली रोशनी पत्थर की दीवार के अंत में बनी एक छोटी गुफा, केव से आ रही थी। दीवार से सटकर ल्यूमियन ने खुद को अंधेरे की आगोश में छिपा लिया और अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई। गुफा के बीच में एक सपाट जगह पर एक पुरानी आयन ब्लैक कार्बाइड लैंप रखी थी। पास ही ग्रे व्हाइट कपड़े का एक बड़ा बैग रखा था, जो पूरी तरह भरा हुआ लग रहा था। उस बैग के पास एक आदमी खड़ा था, जिसने नीली टोपी और ब्राउन रंग का एक कॉमन ट्वीड सूट पहना था, जैसा कि अक्सर ले मार्च डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन में देखा जाता था, और उसकी डार्क जैकेट के नीचे से एक लिनन शर्ट दिख रही थी। उस आदमी की सांसें काफी तेज और उखड़ी हुई थीं। लगभग 1.7 मीटर्स लंबा, उसका साइड प्रोफाइल एक पतला और थका हुआ चेहरा दिखा रहा था। उसकी भूरी आंखें बेपर्दा वासना, डिजायर से चमक रही थीं। ल्यूमियन की नजर नीचे गई और उसने उस आदमी की उत्तेजना, अराउजल को नोट किया। उसने मन ही मन डांटा, जल्दबाज, है ना? कोई ताज्जुब नहीं कि वो पिछड़ रहा था। इसी वजह से उसके पैरों के निशान अजीब थे। ल्यूमियन को यकीन हो गया कि उस बैग में और कोई नहीं बल्कि जेना है, लिटिल मिंक्स। वो पक्का किसी किडनैपर और बलात्कारी, रैपिस्ट का शिकार बन गई है। उस आदमी ने अपनी टोपी उतारी और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसकी भारी सांसों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। उसका चेहरा ल्यूमियन के सामने पूरी तरह साफ था।
उसकी भौहें पीली और बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें किनारों से थोड़ी झुकी हुई थीं। उसकी नाक की नोक लाल थी और उसका मुंह सूखा था जिस पर फटे हुए होंठ थे। उसका रंग बहुत पीला था, जो थकान और ओवर एक्सर्शन की निशानी थी। वो आदमी नीचे बैठा और बैग की रस्सियां ढीली करने लगा, जिससे उसके अंदर की चीज सामने आ गई। ल्यूमियन का अंदाजा सही निकला। वो वाकई जेना थी, शोई डीवा। उसके हमेशा बंधे रहने वाले भूरे पीले बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर फैले थे। उसकी आंखें बंद थीं। सफेद ब्लाउज और बेज रंग की फ्लफी शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए ये साफ नहीं था कि उसने अपना तिल मोल खो दिया है या अभी लगाया नहीं है। जैसे ही उस आदमी ने जेना को बैग से बाहर निकाला, उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि ल्यूमियन उन्हें आसानी से सुन सकता था, भले ही वो हंटर ना होता। इतनी तीव्र इच्छा, जो विकृति परवर्स की हद तक है, ल्यूमियन ने अनजाने में ये सोचा। ऐसे हालात देखकर उसने जेना की मदद करने का फैसला किया। अगर सवॉय मॉब का बॉस कभी नया लीडर चुनने का सोचे तो रेड बूट्स फ्रांका उसके नाम की सिफारिश कर सकती थी, लेकिन जल्दबाजी में रेस्क्यू करना उसके प्लान में नहीं था। ल्यूमियन और करीब से देखना चाहता था कि क्या उस आदमी के पास कोई ऐसी यूनिक एबिलिटीज हैं जो उसे सवॉय मॉब की लीडर रेड बूट्स फ्रांका को चुनौती देने की हिम्मत दे सकें। वो तब हमला करेगा जब वो आदमी अपने कपड़े उतार रहा होगा और हड़बड़ी में लाचार इनकैपेसिटेटेड होगा। काश मेरे पास कोई लॉन्ग रेंज वेपन होता तो यह काम इतना मुश्किल नहीं होता। ल्यूमियन ने एक आह भरी और सोचा कि सवॉय मॉब से एक बंदूक फायरआर्म हासिल करनी चाहिए। उस आदमी के हाथों ने जेना के चेहरे को छुआ और उसे 2 बार धीरे से थपथपाया। अगला, उसने एक छोटी मेटल की बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसे जेना की नाक के पास ले गया। अच्छू! एक छींक ने जेना को चौंका कर जगा दिया। उसकी आंखें फड़कते हुए खुल गईं। उस आदमी का चेहरा उसकी चौड़ी नीली आंखों में दिखाई दिया, जिससे वो डर गई। उठने की एक सहज इच्छा ने उसे जकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में ताकत नहीं है, जिससे विरोध करना बेकार हो गया। धत तेरे की कुत्ते की औलाद, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? जेना ने इन शब्दों को थूकने के लिए पूरी ताकत जुटाई। उस आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें अनगिनत बार गाते हुए देखा है। हर बार तुम्हारे कपड़े फाड़ने और तुम्हें सिर्फ मेरे लिए परफॉर्म करवाने की इच्छा बेकाबू हो जाती है। जेना गुस्से से चिल्लाई, तुम पागल हो, एक कमीने जिसे गधे से पिटवाना चाहिए। तुम खत्म हो चुके हो। सवॉय मॉब तुम्हें मछलियों के साथ सुला देगी। वो आदमी खामोश रहा। उसकी भूरी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। जेना के गाल सुर्ख लाल हो गए और उसकी सांसें उथली शालो हो गईं। उसका शरीर अपने आप कांपने लगा। वो अपनी ही प्रतिक्रिया देखकर सदमे में आंखें फाड़कर देखने लगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। न केवल विरोध का संकेत, बल्कि एक अवचेतन स्वीकृति, सबकॉन्शियस एक्विएसेंस भी। वो आदमी खड़ा हो गया, उम्मीद से भरा हुआ, और जल्दी जल्दी अपने कपड़े, पतलून और जूते उतारने लगा। ल्यूमियन ने अपनी छिपी हुई जगह से ये सब देखते हुए अचानक खतरे की एक लहर महसूस की। जेना की रिएक्शन असामान्य है। क्या वो किसी बियॉन्डर पावर के प्रभाव में हो सकती है? क्या ट्रायर के हर इंसान और कुत्ते के पास बियॉन्डर पावर्स हैं? क्या जेना को जबरन अराउजल में डाला गया है? ये सुजाना मैटिस और मोन्सियर ईवे के काम से काफी मिलता जुलता है। ल्यूमियन के विचार घूमने लगे जब उसने अपनी रिचुअल सिल्वर डैगर निकाली। अपना शरीर झुकाते हुए वो चुपचाप पत्थर की दीवार से गुफा की ओर बढ़ा, परछाइयों के किनारे से उस आदमी के पास पहुंचने लगा। उस आदमी का पूरा ध्यान जेना पर था। उसकी आंखें एक सन की रोशनी से चमक रही थीं। उसका चेहरा एक विकृत मुस्कान में बदल गया था। जैसे ही उसने अपनी बेल्ट ढीली की और अपनी पतलून उतारी, उसकी नजर जेना के शरीर पर घूमने लगी। परछाइयों से निकलते हुए ल्यूमियन एक शिकारी चीते की तरह तेजी से उसकी तरफ झपटा।